अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे और हमारे शो का इंतज़ार कर रहे होंगे। क्यों ना करें ये इंतज़ार, क्योंकि ये है सिटी एट 10, जिसमें होती है आपके दिल की बातें, आपके मसाइल की बातें और आपके घर की बातें। और यहाँ पर पैनलिस्ट भी होते हैं और हमारे साथ सीनियर करस्पॉन्डेंट्स भी होते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बड़ा नोटिस कर रही थी और वो ये था कि गर्मियों में जो लोग हैं वो ज़्यादातर फोकस इस बात पर रखते हैं कि भाई गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हल्के कपड़े पहने जाएं ताकि गर्मी ना लगे, लॉन ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदी जाए। बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो लॉन ख़रीदने के मामले में, लॉन के जो ड्रेसेस हैं वो ख़रीदने के मामले में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होती हैं। अच्छा, और जो इनकी एक्सपर्टीज़ होती हैं, जैसे हमारे घर में हमारी नानी हैं, दादी हैं या हमारे बड़े हैं, हमारे जो ग्रेट ग्रैंड्स हैं, हमें उनसे ज़रूर ये बात सीखना चाहिए कि किस तरीके से जाके हम ये लॉन जो है, लॉन के कपड़े जो हैं उनकी शॉपिंग कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारी चीज़ों का हमें आइडिया नहीं होता, लेकिन ये आइडिया उनको बहुत अच्छे तरीके से होता है और वो हमें गाइड करती हैं कि कौन सी लॉन की कीमत कितनी हो सकती है या इस कीमत के अंदर आप कितना अच्छा लॉन का जोड़ा बना सकते हैं। तो आजकल 2 पीस भी इन है और इसके अलावा आजकल मिक्स मैच करके जो है वो भी लॉन के ड्रेसेस हैं। बट समहाउ जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं वहाँ पर 20,000, 25,000, 12,000, 13,000 और सेल के बाद 7,000 रुपये का जो लॉन का ड्रेस है वो मिलता है, जिसके साथ आपको लेसेस और बेलें वगैरह जो हैं वो भी मिल जाती हैं। मगर अगर आपके घर में कोई एक्सपीरियंस खातून मौजूद हैं जो कि अच्छी शॉपिंग करना जानती हैं, तो आप वर्बल मार्केट्स जो होती हैं, जो खुले कपड़े की मार्केट्स होती हैं, वहाँ पर आप जा सकते हैं और आपको वही लॉन के जो प्रिंट्स हैं, जिसको कहते हैं ना कि होलसेल मार्केट, वहाँ से वो प्रिंट्स मिल सकते हैं और उससे आधी कीमत में आप अपने लॉन के ड्रेसेस बना सकती हैं। तो जो लोग भी, जो ख़वातीन भी लॉन के बहुत सारे ड्रेसेस ख़रीदती हैं और उनके बजट में भी नहीं आता, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि उनको बहुत ज़्यादा शौक़ है लॉन के ड्रेसेस लेने का, तो अपने बजट को आधा कर सकती हैं और अपने इसी बजट के साथ जो है वो अच्छे लॉन के ड्रेसेस भी ले सकती हैं, स्टिच करवा सकती हैं और सिलवा भी सकती हैं। अच्छा जी, अब कुछ हम बात करते हैं कि जिस तरीके से हमारी सोसाइटी है या जिस तरीके से हमारा लाइफ स्टाइल है या जो हमारा रहन सहन है, उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो हमारे सिटी पे हर जगह हम देखते हैं कि आपको कचरा भी नज़र आएगा। फिर हम देखते हैं कि हर जगह आपको जो है वो इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी कि जो आपके लिए अजियत का बाइस होती हैं। जैसे आप जा रहे हैं रास्ते में तो आपको कचरा कुंडी दिख गई, एक्सीडेंट नज़र आ गया, 2 लोग आपस में लड़ रहे होंगे, झगड़ रहे होंगे, तो ये सारी सूरत हाल होती है। और इससे निपटने का वाहिद हल यही होता है कि आपने अपना जो टेम्परामेंट है, जब आप घर से निकले हैं और घर से निकलने के बाद आपने शुरुआत की है अपने दिन के आगाज़ की, तो अपना टेम्परामेंट जो है वो डाउन रखें, क्योंकि गर्मियों में जो है वैसे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा रही होती हैं, बीपी को हाई कर रही होती हैं, स्वेटिंग होती है, एंजाइटी होती है। उसमें अगर आप अपना मूड ख़राब कर लेंगे तो यकीन करें कि आपका पूरा दिन ख़राब रहेगा। उसकी रीज़न ये है कि आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख सकेंगे, क्योंकि दिमाग में आपकी एंजाइटी चल रही होती है और प्रैक्टिकल लाइफ में ये सारे इंसिडेंट हो रहे होते हैं। तो एटलीस्ट जो चीज़ें आपकी आंखों के सामने हो रही हैं, आप उनको डेफिनेटली किसी और को तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, ये सोच कर के एक दिन ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। और दूसरा ये कि अगर आप कूल और काम रहेंगे तो आप अच्छे से किसी को समझा भी सकते हैं और किसी की लाइफ बेहतर भी कर सकते हैं। यानी कोई लड़ रहा है तो उसको आप उसकी लड़ाई ख़त्म करा सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद ही एंजाइटी का शिकार हैं तो फिर आप ये सारे काम सरअंजाम नहीं दे सकते। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं भाई कि जिस तरीके से हम बात करते हैं कि बहुत सारी बीमारियां गर्मियों में होती हैं, बुखार है, फिर सर दर्द है, लो बीपी है, वहीं एक वायरस है जो कि बड़ी सतह पर जो है वो फैलना शुरू हो गया है। और इस वायरस के बारे में कहा जाता है कि लगभग हर साल तकरीबन 2 लाख लोग जो हैं वो इस वायरस का शिकार बनते हैं, इस वायरस का निशाना बनते हैं। और फिर बात वहीं पर आ जाती है कि अगर आप अपने घरों में सफाई का ख्याल रखते हैं, अगर आप अपने घरों में जो है इस तरह की मच्छरदानियाँ लगाते हैं जिससे कि कोई भी मच्छर आ नहीं सकता, और बच्चों की जो छोटे बच्चे हैं स्पेशली, उनको अगर आप मच्छरदानियाँ लगवा के देते हैं तो उससे बड़ा फ़ायदा होता है। ये वायरस है जी येलो फीवर, जिसको ज़र्द बुखार भी कहा जाता है। अच्छा, ये जो ज़र्द बुखार है
ये किस तरह से फैलता है और इसकी क्या वजूहात होती हैं। ये एक ख़ास किस्म का मच्छर होता है जिसके काटने से ये जर्द बुखार यानी येलो फीवर जो है वो स्प्रेड होता है। और इसके हवाले से कहा जाता है कि इसके अंदर एक जो वायरस होता है वो FY करके एक वायरस होता है जो कि आपके बॉडी में स्प्रेड होता है। उसके बाद फिर ये आपको जब मॉस्किटो काट लेता है तो फिर उस जगह पर आपके स्वेलिंग आ जाती है और फिर उसके बाद आपको सर दर्द, बुखार, पट्ठों में दर्द और जोड़ों में दर्द की जो है वो भी शिकायत महसूस होती हैं। अच्छा, यही नहीं, येलो फीवर जो है वो बहुत सारे लोगों को मुतासिर करता है और इससे बचाव के इकदाम क्या हैं। तो इससे बचाव के लिए आप अपने घरों को साफ़ रखें, सफाई का ख्याल रखें, वॉशरूम साफ़ करके धुलवाएं और स्प्रे करवाएं। इसके अलावा जो मॉब यानी कि जो पोछा आप अपने घर में दे रहे होते हैं उसमें ज़रूर आप जो है वो इस तरह की कोई चीज़ें इस्तेमाल करें कि उसकी जो स्मेल है, जो इसकी जो एक कहते हैं ना एक अरोमा है, उससे इस तरह के जो मच्छर हैं वो ना आएँ। अच्छा, इसके अलावा सेकंड, आप इस बुखार से कैसे बच सकते हैं? इस बुखार से आप ऐसे बच सकते हैं कि आपने घरों में अपने ख़ास किस्म की जो है वो जो धुनी दे रहे होते हैं, लुबान की धुनी दे रहे होते हैं, ये होम रेमेडीज़ होती हैं जो कि मच्छरों को घरों में आने से रोकती हैं। और ये ख़ास किस्म के मच्छर होते हैं। अब बहुत सारे मच्छर होते हैं, डेंगू मच्छर है या फिर कोई और किस्म का मच्छर है, तो पता तो नहीं होता, तो इसके लिए हमें हिफाजती इकदाम करने पड़ते हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी को ये येलो वायरस हो गया है तो इसकी अलामात यही हैं कि इसमें आंखें जो हैं बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की आंखें जो हैं वो येलो येलो हो रही होती हैं, लेकिन लोग ज़्यादातर ये समझते हैं कि कहीं निपीलिया तो नहीं हो गया। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। येलो आंखें जो हैं किसी और वजूहात की बिना पर भी होती हैं। तो आपने ख़ास ध्यान रखना है इस बात का कि अब साइंसदानों ने ये ख़बर दी है और ये रिसर्च है कि बड़े पैमाने पर जो है ये वायरस अब फैलने लगा है। लोगों को इसका ख्याल रखना चाहिए क्योंकि ये ख़तरनाक हद तक जो है वो आपके गुर्दों को, फेफड़ों को और आपके जिस्म को मुतासिर करता है, जिसके लिए अगर किसी को ये वायरस डायग्नोज हो भी खुदा न खास्ता तो उसको चाहिए कि वो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाए और अपना इलाज कराना शुरू करें। तो जनाब, ये तो है येलो वायरस जिसके बारे में मैंने आपको बताया, क्योंकि एक हेमोरेजिक जो है उसकी सूरत हाल रखता है ये, और इसमें यूजुअली यही होता है कि इंटरनल ब्लीडिंग जो है वो भी हो रही होती है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बढ़ जाती हैं। तो दिस इज़ इट, मैंने आपको बताया कि ये येलो वायरस जो है वो किस तरीके से वर्कआउट करता है और कैसे काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं। और मैं ये सोच रही थी कि अभी जब सिटी अपडेट्स में आपके साथ में शेयर करती हूँ तो सिटी अपडेट्स में कौन सी वाली ऐसी हमारी सिटी की हाइलाइट्स हैं, टॉप स्टोरी है जो मैं आपके साथ में शेयर करूँ। और ये टॉप स्टोरी जो है वो आपसे रिलेटेड है, शॉपिंग से रिलेटेड है। अभी थोड़ी देर पहले तो हम इसकी बात कर रहे थे एंड इट्स अबाउट खाड़ी। खाड़ी पे लग गई है 70% ऑफ। जी हाँ, और इसके अलावा जो है ये बड़े ज़बरदस्त इनके डिज़ाइंस हैं जो कि आप देख सकते हैं। एंड वुमेन सेल जो है लाइमलाइट पे वो 40% तक है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ जिक्र करते हैं दालों का और फिर उसके बाद हम बात करेंगे गोश्त की। तो दाल और गोश्त जो है वो एक साथ ही कर लेते हैं। तो दालें जो हैं उनके क्या प्राइस हैं? दालों के प्राइस हैं 405। माश की दाल है ये, फिर मूंग की दाल 310, फिर मसूर की दाल के होलसेल प्राइस जो रेट हैं 250 हैं, फिर उसके रिटेल प्राइस हैं 262, दाल चना के होलसेल प्राइस हैं 340 और फिर रिटेल प्राइस हैं 355, और काबली चना जो है उसके होलसेल प्राइस हैं 310 और इसके रिटेल प्राइस जो हैं वो 325 हैं। एंड वी हैव मटन, चिकन एंड अंडे। अंडे हैं 260 रुपये दर्जन। देखा, आज मुझे तो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं ये देख के बताऊँ आपको कि अंडे कितने रुपए दर्जन हैं। भाई मुझे तो ये जो स्टैटिक रेट्स हैं ना ऑलमोस्ट ये याद से ही हो गए हैं। और जो चिकन है, हमारी चिकन है जी 650 और इसके अलावा जो मटन है वो है 2000। अच्छा, जो मटन के शौकीन हैं उनके लिए बस दिन आ रहे हैं, बड़ी ईद आ रही है जिसमें जो है वो आप अपने घर में जो है ये तो सारी चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह बना रहे होंगे। बीफ जो है बछिया का वो है 1150। अच्छा, तो ये तो हो गई जी हमारे ग्रॉसरी से रिलेटेड चीज़ें। वैसे ग्रॉसरी ना जब आप करने जाओ ना तो ग्रॉसरी एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें ख्वाहिशात इंसान की ख़त्म ही नहीं होती। इसके ऊपर भी ज़रूर मैं जो है ना किसी दिन बात करूँगी कि जब आप यूटिलिटी स्टोर जाते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है बस आपने ज़िंदगी भर जो है ना यहाँ से जितने पैसे ना आज खर्च करके जाने और सारी चीज़ें आपने ले लेनी है, और फिर बाद में जाके जब आप अपना बजट देखते हैं तो आप कहते हैं ओ माय गॉड, ये मैंने क्या किया। अच्छा जी, सोने की बात कर लेते हैं। सोने की जो कीमतें हैं वो कहाँ पहुँच गई हैं, कम हो गई हैं, ज़्यादा हो गई हैं, आपको बताती हूँ मैं। अच्छा जी, सोने की जो कीमतें हैं वो थोड़ा सस्ती हो गई हैं। आलमी मार्केट में सोना $16 सस्ता होकर $3289 फ़ी औंस पर पहुंच गया, जबकि मुल्की मार्केट में 1 तोला सोना 1600 रुपये सस्ता हो गया। 1 तोला सोने की नई कीमत 3,47,100 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना
₹59 कमी के बाद 2,97,582 रुपये पर आ गया और 1 तोला चांदी जो है उसकी कीमत ₹3,497 पर बरकरार है। अच्छा जी, तो ये तो हो गई जनाब सोने की कीमतें। अच्छा, अब कुछ आते हैं टोटके पे, लेकिन टोटके से पहले जो है वो मौसम का हाल मेरे ख्याल में आपको बता देते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो उससे पहले आज कौन से वक्त में जो है वो मौसम क्या रहेगा। तो उसकी अपडेट्स कुछ इस तरह से हैं कि हियर वी हैव 11 AM 36 सेंटीग्रेड, देन 12 PM 37 सेंटीग्रेड, 1 PM 38 सेंटीग्रेड एंड 2 PM एज वेल 38 सेंटीग्रेड। तो ये तो जो है ये मौसम का हाल है जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। करेंसी रेट्स भी जान लेते हैं, और करेंसी रेट जो है वो बहुत सारे लोगों को मालूम करने होते हैं, जो कि वो कहते हैं हमें सिर्फ सिटी एट 10 पे पता चलते हैं कि जी करेंसी की क्या चाल है। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो 183 है, कैनेडियन डॉलर 201 है, यूरो जो है वो 320 है, कुवैती दिनार 915 है, एंड नेक्स्ट वी हैव यूके पाउंड 375, और फिर सऊदी रियाल 75, और फिर स्विस फ्रैंक जो है 317 है, एंड वी हैव यूएस डॉलर 282 पर। तो ये तो जनाब हो गए हमारे करेंसी की चाल जो कि किस तरफ है। अभी रिसेंटली तो मुझे जो समझ आ रही है वो स्टैटिक हैं ये रेट्स। अब कुछ जानते हैं कि जो सब्ज़ी के रेट्स हैं, जो हमारे वेजिटेबल्स हैं, उसमें जो है वो रेट्स क्या हैं। तो हेयर वी हैव कमिश्नर कराची रेट्स ऑन वेजिटेबल्स। टमाटर जो है वो 29 रुपये है 29, और फिर उसके बाद आलू जो है वो 69 है, एंड वी हैव लहसुन 196, एंड वी हैव अदरक 391। ओके, अच्छा, और उसके बाद गाजर है 100 रुपये, और फिर है तुरई 81 रुपीज़। अच्छा, उसके बाद लौकी जो है वो 46 है, उसके बाद फूल गोभी आ गई जी 92 है, और उसके बाद जो है खीरा 115 रुपये पर है, भिंडी 138 रुपये पर है, और फिर प्याज जो है वो है 35 रुपये पे। और ये जो है ये हमने आपके साथ में स्टैटिक रेट्स शेयर किए हैं जो हमारे गवर्नमेंट के रेट्स होते हैं। अब देखना ये है कि आज जो ग्रॉसरी आप करने जा रहे हैं वो जो है वो आप कितने पैसों में लेकर आते हैं। मुझे ना आप कॉल करके ज़रूर बताइएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर हमारा नंबर हमारी स्क्रीन पर जो है, वैसे आपकी स्क्रीन भी है, सिटी एट 10 की स्क्रीन हमारी स्क्रीन पर शो होगा, और आपने हमें कॉल करना है और बताना है कि जब आप मार्केट जाते हैं तो आपको जो है कमिश्नर कराची के जो रेट्स हम बताते हैं, जो गवर्नमेंट रेट्स हम आपको बताते हैं, उन कीमत पर आपको सब्ज़ी ये सारा सौदा मिलता है या नहीं। फिर हम आपको बताएंगे एक और नंबर जिस पर करनी है आपने कॉल और करनी है शिकायत, ताकि आपकी ग्रॉसरी जो है उसका खर्चा हो जाए आधा। चले जनाब, बहुत सारी हो गई बातें, अब यहाँ एक ब्रेक तो बनता है, क्योंकि ब्रेक होगा तो फिर उसके बाद वापस आएंगे ढेर सारी खबरें लेकर, टॉप स्टोरीज लेके। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब बहुत सारे लोगों को सुस्ती सुस्ती सी फील हो रही होती है, तो उनकी सुस्ती भगाने के लिए जो है शुमाइला हमेशा कोई ना कोई नया टोटका, कोई ना कोई नई ऐसी चीज़ आपको बताती हैं जिससे लोगों को बड़ा फ़ायदा होता है। और ये शुमाइला जो है ना हमारे शो पे स्टार बनती जा रही हैं, क्या ज़बरदस्त ये बातें बताती हैं। इनका टोटका है जी, टोटका है सुस्ती दूर करने के लिए क्या किया जाए। तो क्या किया जाए, सुबह के वक्त नीम गर्म पानी में एक चुटकी जो है ना क्या करें, दालचीनी पाउडर और 1 चम्मच शहद मिलाकर पी लें। वाह भाई, ये जिस्म में तवानाई पैदा करता है और दिन भर चुस्ती कायम जो है वो रखता है, यानी आप एक्टिव रहेंगे। और ये कमाल होगा दालचीनी पाउडर का, और 1 शहद मिला हुआ चम्मच जो आप शहद डालते हैं 1 चमचा, बस ये आपने करना है और आपकी सुस्ती जो है वो भाग जाएगी और वो चुस्ती में बदल जाएगी। अच्छा जनाब, अब आपको बताते हैं कि एक अच्छी खबर, यानी आज चलें जी, अच्छी खबर भी कोई आई, और ये खबर जो है किसके लिए, ये खबर जो है ये उन लोगों के लिए है जो कि परेशान रहते हैं बहुत ज़्यादा कि जी हमारे इलाके में बड़ी तजावुज़ात हैं और बड़ा मुश्किल है वहाँ से गुज़रना और बड़ा प्रॉब्लम है। तो क्या हुआ है, हुआ ये कि कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की हिदायत पर शेर शाह सूरी रोड को मॉडल रोड बनाने के लिए इक़दाम जो हैं उनका आगाज़ कर दिया गया है। दिस इज़ वेरी गुड थिंग। और उसके बाद जो इब्तदाई मरहले में जो है वो क्या किया गया है, इन्होंने किया है कि जो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट है नॉर्थ नाज़िबाबाद की तरफ जो है, उसमें जो महकमा इंसदाद तजावुज़ात हैं उनको हटाने में ये मसरूफ़ रहा है। तो दिस इज़ वेरी गुड कि इन्होंने इस तरीके से जो है वो इन तजावुज़ात को हटाने का अब ये इनिशिएटिव लिया है, लोग बड़े खुश हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि जहाँ पर जो है वो बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है, ये आप देख भी सकते हैं, ये वो जगहें हैं नॉर्थ नाज़िबाबाद में, ये वो तजावुज़ात हैं जहाँ पर जो है जिनको हटाने का काम जो है वो किया गया, ये इनिशिएटिव लिया गया। और इसमें आप देख सकते हैं कि लोग बाकी यहाँ पर जो है वो
कितना जो है वो परेशान होते होंगे। तो अमले का कहना था कि कार्रवाई के दौरान सड़कों की सर्विस और रोड और फुटपाथ पर मौजूद तजावुजात भी हटाकर सामान कब्जे में जो है वो ले लिया गया है। तो ये हमने आपको कार्रवाई दिखाई है, ये नॉर्थ नाज़िमाबाद की तरफ कार्रवाई की गई है। अच्छा, नेक्स्ट आपको बताते हैं कि नेक्स्ट क्या हो रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में तो सब ठीक है, लेकिन इंडिया में कुछ ठीक नहीं है, उनको पता नहीं, समझ नहीं आती कि करना क्या है। अच्छा जी, लेकिन हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटी हो रही हैं, और जिस तरीके से आपको बताऊं मैं कि निजी होटल में पाकिस्तान काज़ाकिस्तान बिज़नेस फोरम की तकरीब हुई है, एंड दिस इज़ वेरी गुड थिंग। पाकिस्तान काज़ाकिस्तान जो है उसके मुश्तरका बिज़नेस फोरम में 400 से ज़ायद वफूद ने शिरकत की। निजी होटल में पाकिस्तान काज़ाकिस्तान बिज़नेस फोरम की तकरीब हुई, जिसमें मुश्तरका बिज़नेस फोरम में 400 से ज़ायद तिजारती वफूद की शिरकत, बिज़नेस टू बिज़नेस मीटिंग्स का इनेकाद किया गया। वफाकी वज़ीर बराए तिजारत जाम कमाल खान ने खुसूसी शिरकत की। वफाकी वज़ीर मेरी टाइम अफेयर्स कैसर अहमद शेख की भी शिरकत थी, और काज़ाकिस्तान के सफ़ीर जो थे इसमें वो भी शरीक हुए। पाकिस्तान दुनिया भर की तिजारत के लिए पुरकशिश मुकाम है, ऐसा कहना है वफाकी वज़ीर तिजारत का, जबकि हुकूमत भी तिजारत को फ़रोग़ देने और बैरून ममालिक मुआशी ताल्लुकात को इस्तेमाल करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। तो जाम कमाल साहब जो हैं उन्होंने ये कहा, इसके अलावा टेक्सटाइल, चावल, चमड़ा, फार्मास्यूटिकल समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत देना चाहते हैं। जो काज़ाकिस्तान के वज़ीर थे उन्होंने ये बातें की हैं। अच्छा जी, ये तो हो गई बातें। अब कुछ आपको बताते कि गर्मी है और गर्मी में मसाइल ज़्यादा हैं, हीट स्ट्रोक के भी इशूज़ हैं। तो उसमें शहर में गर्मी और लियारी जनरल अस्पताल जो है वहाँ पर हीट स्ट्रोक का जो वार्ड है वो अब कायम कर दिया गया है। यू कैन सी एज वेल ऑन आवर स्क्रीन के अस्पताल में 5 बिस्तरों पर मुश्तमिल वार्ड जो है उसको कायम किया गया है। डॉक्टर जाकिर सोमरो जो हैं उनका कहना है कि वार्ड में तमाम तर इंतजामात जो हैं वो भी मुकम्मल हैं। एडिशनल एमएस और फोकल पर्सन जो हैं उनका ऐसा बताना है कि अवाम इस मौसम में साफ़ सुथरी खुराक इस्तेमाल करें। डॉक्टर्स का यही कहना है। शदीद गर्मी है लेकिन अभी तक हीट स्ट्रोक केस सामने नहीं आए, तो ये सारी इंतज़ामिया जो है वो कह रही है। अच्छा जनाब, तो ये तो हो गई ख़बरें। अब हमारे साथ मौजूद हैं हमारे करस्पॉन्डेंट महराज भाई, और जब महराज भाई मौजूद होते हैं तो भाई महराज भाई को सबसे पहले तो वेलकम कर लेते हैं। महराज भाई, वेलकम टू द शो। तो मैं ये कह रही थी कि जब महराज भाई मौजूद होते हैं ना, तो हमें क्या करना होता है, हमें बस उनसे पूछना होता है कि महराज भाई क्या हो रहा है शहर कायद में, क्या एक्टिविटी है, क्या टॉप स्टोरीज़ है, ये बताएं। भाई देखिए, शहर में जो है अगर स्टोरी की बात करें तो हर स्टोरी टॉप स्टोरी है। बिल्कुल, ये ठीक है ना बात भाई, तो है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, हाँ। और आज भी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है शहर कराची। हाँ। तो लेकिन मसला ये है कि इसके मेगा सिटी होने का यहाँ के वासियों को कोई फ़ायदा नहीं है। उसका रीज़न ये है कि वो आज भी यहाँ पर बुनियादी सहूलियात से जो है वो महरूम ही है। महरूम है, हाँ। गैस को ले लें, बिजली को ले लें, हाँ। पानी का मसला ले लें, सही। सेवरेज का मसला ले लें, हर जगह पे परेशानी नज़र आती है। लेकिन इसके बावजूद बड़े जिंदा दिल हैं हम लोग, हाँ। कि किसी भी तरह मतलब सरवाइव कर रहे होते हैं। तो शहर में देखें, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला तो खैर स्ट्रीट क्राइम और लूटमार का है, जिसको हल होना चाहिए। हाँ। दूसरी बात, ये जो तरक्याती काम कई सालों से चल रहे हैं शहर में, इसका समझ नहीं आता। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये मुझे ज़रा थोड़ा सा बताएं कि आप देखें कि हर जगह ये कहते हैं कि हम डेवलप कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स इन्होंने जो है वो स्टार्ट किए होते हैं, ये कब ख़त्म होते हैं और ये बनने के बाद फ़ायदा किसको होता है, ये आज तक समझ नहीं आई। जिस जगह देखिए खुदाई हो रही है, पूरे शहर का इस वक्त यही हाल है। हाँ। अब बात यह है कि पहले भी हम यहीं बैठ के इसी प्लेटफॉर्म पे ये बात कर चुके हैं कि भाई अगर आपने कोई भी तरक्याती काम करना है, दुनिया में होते हैं। हाँ। और मतलब हम तो खाली चले अपने सूबे की बात हटा दें, तो पंजाब में भी होते हैं ना काम। हाँ। वहाँ के लोग तो इतने परेशान नहीं होते भाई। अगर 2 साल का प्रोजेक्ट है तो 2 साल में मुकम्मल होता है, डिलीवर होता है, साफ़ सुथरा होता है, लोग उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि 2 साल का प्रोजेक्ट कम से कम 6 साल में जाके मुकम्मल होता है। उसका रीज़न जो मुबैना तौर पे करप्शन का होता है हमारे यहाँ। क्योंकि हमने देखा कि हम अपने घर का बजट भी बनाते हैं कि भाई 1 साल हमने अपने घर का बजट बना लिया, तो ऑटोमेटिकली वो अगर अगले साल पे जाएगा तो कुछ ना कुछ उसमें इजाफा हो जाएगा, और तीसरे साल पे जाएगा तो मजीद इजाफा होगा, चौथे पे जाएगा मजीद इजाफा होगा। तो यहाँ एक तो मुबैना तौर पे करप्शन के मामला आते हैं। उस करप्शन का जो जिन है उसने बिल्कुल जकड़ रखा है सिंध को। तो सिंध में जितने भी तरक्याती काम खासतौर पर कराची में चल रहे हैं, उसमें जो डिले प्रैक्टिस जो की जा रही है उसका रीज़न तो यही सामने आता है। अच्छा, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो लोगों को भुगतना पड़ते हैं। हाँ। छोटी सी मिसाल लूँ मैं, करीमाबाद पे एक अंडरपास बन रहा है। हाँ। ठीक है, कब से बन रहा है वो, मतलब उस रोड के ऊपर जितनी भी दुकानें थी, कारोबार था, वो तबाह और बर्बाद हो चुका। लोग सड़क पर आ गए हैं अगर आप कहें तो।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। सड़क पर आ चुके हैं, उनका बिजनेस तबाह हो चुका है, उनकी जाहिर सी बात है घर का बजट भी खराब हुआ, बाहर का बजट भी खराब हुआ, और अभी तक उनको ये नहीं पता ये कब बनेगा और ये कब कंप्लीट होगा, तो उसके बाद वो कब अपना दोबारा से कारोबार शुरू कर सकेंगे। सही। तो ये तो हमारे सूरत हाल है। कोई पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि भाई तो ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पॉलिसी वज़ा करके जाते हैं, उनको बताते हैं कि भाई ये पॉलिसी बनाइए, कल से ये इम्प्लीमेंट होगा, ट्रैफिक के मामला देख लें आप, खुले मेन होल्स गटर के मामला देख लें आप, अगवा, स्ट्रीट क्राइम, चोरी, ये सारे मामला चल रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। इसमें कितनी % कोई कमी भी आ जाती है कि क्या होता क्या है महराज भाई? वैसे देखिए कोई कमी नहीं आती, हमारे एक ये प्रैक्टिस बन गई है कि आप किसी भी चीज़ को अगर हाइप होती है ना तो उस पर फिर नोटिस लिए जाते हैं कि जी वज़ीर आला सिंध ने नोटिस ले लिया, कमिश्नर कराची ने नोटिस ले लिया, IG सिंध ने नोटिस ले लिया कि अब इसको हम आहानी मतलब हाथों से निपटेंगे नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि वो एक लॉलीपॉप होता है जो कि पब्लिक को दिया जाता है कि हाइप क्रिएट हुई भी है तो उसको थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए लोगों को किया जाता है। वरना आज भी इस शहर में उसी तरह मेन होल्स जो है वो चले मेन शहर की आप बात छोड़ दें ना, मेन जो मरकजी शाहरा है वहाँ की बात भी छोड़ दें, लेकिन जो दीगर इलाके हैं शहर के वहाँ पर आज भी ये सिचुएशन है कि वहाँ पर गड्ढे भी खुदे हुए हैं, वहाँ पर गटर पे ढकने भी नहीं है। ठीक है, स्ट्रीट क्राइम की बात करते हैं, पुलिस चीफ से आप ये सवाल करेंगे, पुलिस चीफ आपको एक ऐसा आदाद शुमार का एक जायचा खींच के देंगे कि आप कहेंगे नहीं जी वाकई पिछले साल के मुकाबले में तो इतने % हम कम आ गए, लेकिन ऐसा नहीं है। रिपोर्टेड अनरिपोर्टेड क्राइम है, उसका इशू है, कोई कमी नहीं आई है स्ट्रीट क्राइम में। रोज़ हम कोई ना कोई CCTV फुटेजेस चला रहे होते हैं जिसमें वारदात होते हुए दिखाई जा रही होती है। अच्छा, गिरफ्तारियाँ भी रोज़ हो रही होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें किसी चीज़ में कोई कमी नहीं आई, मतलब नज़र नहीं आती। इसके अलावा जो दीगर हमारे शहर के मसाइल हैं वो भी आपके सामने है। गैस की लाइनों के लिए खुदाइयाँ शुरू की हुई हैं, ठीक है ना, बहुत सारे इलाकों में, जैसे कि आपने बताया था नॉर्थ में भी बहुत ज़्यादा खुदाई। हाँ बिल्कुल, नॉर्थ में भी बहुत खुदाई हो रही है। अभी हमने दिखाया ना कि वहाँ से तजावुज़ात का जो खात्मा है वो भी किया जा रहा है। वो लोग वहाँ से अब ये बताएं तजावुज़ात का इसी प्लेटफॉर्म पे आप भी गवाह हैं, हम भी गवाह हैं, कितनी दफ़ा ये फैसले किए गए। ठीक है, बिल्कुल। एक दिन अच्छा, 2 वो दिन जो सदर वाली साइड है महराज भाई, जहाँ पे बहुत सारे वो जो ठेले पथारे वो सारे लगे हुए हैं, वो मैं जब मेरा पिछला वाला ऑफिस था मैं वहाँ से जाती थी, वो साल में तकरीबन 2 दफ़ा जो है एम्प्रेस मार्केट, बिल्कुल साल में तकरीबन जो 2 दफ़ा जो है इस तरह से हुआ है कि वो वहाँ से रिमूव कर देते चीज़ें, और उसके बाद जो है वो फिर दोबारा से वो थोड़े अरसे बाद ठेले पथारे। बात यही है ना कि यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि नोटिस ले लिया फौरी तौर पे। अच्छा, अब नोटिस लिया तो फिर एक थोड़ा सा पुलिस भी काम करना शुरू कर देती है, इंतजामिया काम करना शुरू कर देती है। 1 दिन 2 दिन नोटिस ले लिया, नोटिस का जवाब पूरा हो गया कि हाँ हमने सफाई कर दी बिल्कुल, उसकी भी फिर प्रेस ब्रीफिंग होती है कि जी हमने पूरा एम्प्रेस मार्केट क्लियर कर दिया, अब लोग बड़े आराम से वहाँ से सफ़र कर सकते हैं, सब चीज़ें। लेकिन 2 दिन बाद की सूरत हाल क्या होती है, तो ये जो तजावुज़ात की अभी आप बात कर रही हैं, शेरशाह सूरी रोड आई थिंक, सही नॉर्थ रोड का तो नहीं पता, लेकिन ये वो सदर वाला जो पीछे से जो एटीएम वाली साइड के जो पीछे के इस तरफ जो बैक साइड पे है ना, जहाँ ठेले पथारे हैं, आई गेस वो एम्प्रेस मार्केट है, हाँ इस तरह का है भाई, लेकिन सदर की कोई साइड है। लेकिन वहाँ मैं आपको बताऊँ, अभी अगर सॉफ्ट इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, उसके बाद हार्ड इंक्रोचमेंट करेंगे, ठीक है, रिजल्ट ये है कि 2 हफ्ते बाद अगर वहाँ पे हम जाएंगे और वहाँ का जायज़ा लेंगे तो सब चीज़ें जू की तू आपको मिलेंगी। सही, मतलब इन तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का क्या फ़ायदा कि जिसमें दोबारा से तजावुज़ात कायम हो जाएं, और तजावुज़ात जो है वो बगैर पुलिस के, बगैर KMC के, बगैर ज़िला इंतज़ामिया के कायम हो ही नहीं सकती। सही, सवाल ही पैदा नहीं होता। सही, जहाँ ये चाहेंगे कि भाई यहाँ पर इंक्रोचमेंट ना हो तो यकीन करें वहाँ इंक्रोचमेंट नहीं चलें जी, वहाँ इंक्रोचमेंट नहीं होगी। इन मसाइल का हल कैसे निकाला जाए, ये मसाइल कैसे हल होंगे, इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी। वेलकम बैक। तो जनाब, बात कर रहे हैं हम शहर कायद के मसाइल की, और जिस तरीके से हमारे करस्पॉन्डेंट इस सेशन में बैठे होते हैं और हाईलाइट करते हैं कि हमारे सिटी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं MPA हैं सैयद शारिक जमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर ये बताएं कि अभी कुछ देर पहले मैं और महराज भाई यही डिस्कस कर रहे थे कि हमारे शहर में जो है अलमिया ये है कि अगर एक चीज़ ठीक हो भी जाए तो दूसरी चीज़ में प्रॉब्लम आ जाती है, और एक चीज़ भी 100% ठीक नहीं हो पाती। बिजली, पानी, गैस, ट्रैफिक के इश्यूज़, चोरी, अगवा, ये तमाम तर मसाइल के साथ कराची हाइट्स जो हैं वो रोज़ाना अपनी ज़िंदगी जीते हैं, और इसका हल, इन मसाइल के बारे में बात तो बहुत लोग करते हैं लेकिन हल कोई नहीं होता। आप बताएं, आप लोग इस हवाले से क्या कर रहे हैं? आप अपने एरिया में, आप अपने इलाके में, आप अपने लोगों के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? वो क्या शिकायत लेके आते हैं आपके पास?
सीधे लफ्ज़ों में बोलूँ कि मसाइल हल कैसे होंगे, हाँ। अगर आपको हल करना है तो उसकी नीयत होनी चाहिए, उसका किरदार होना चाहिए और आपको हराम छोड़ना पड़ेगा। जो भी मुझ समेत जो जिसको भी अल्लाह पाक ने जहाँ जो ओहदा दिया है, जिस सीट पे उसको बैठाया है, हाँ। उधर रह के हराम का नेवाला छोड़ना पड़ेगा, मसाइल हल हो जाएंगे। देखिए मसाइल हल करना कोई मुश्किल काम नहीं है, रोडें बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। लोगों को जिस कमीशन को इस शहर में काम करने वाले इदारे अपना हक समझने लगे कि तनख्वाह उनके लिए मायने नहीं रखती, मैं क्लियर बात बोल रहा हूँ, सही। उनको कमीशन से ज़्यादा मतलब, वो कमीशन अब हक समझ के रहते हैं। अब यहाँ पे कि कहीं का मिसाल के तौर पे मैं मिसाल दे रहा हूँ कि 1 करोड़ रुपए का बजट किसी चीज़ के असाइन हुआ है तो 10-15 लाख रुपए लगेंगे, तो वो कहाँ से होगा? हाँ। ठीक है ना, बाकी तो सब कमीशनों में बढ़ जाता है। देखिए इस शहर में जिन्होंने काम किया उसकी लेगेसी आपको पता है कि ये शहर 2010 में दुनिया में तेज़ी से तरक्की करने वाले 12 शहरों में शामिल था। हाँ। इस शहर के मेयर को दुनिया का 2nd वर्ल्ड बेस्ट मेयर मिला। सही। ठीक है, उसके बाद से इसकी तबाही शुरू हुई। ठीक है, अच्छा। अच्छा आज हम हैं, बिल्कुल लोग हमसे बड़ा गिला करते हैं, करते भी होंगे। अच्छा मैं उनको शिकवा भी नहीं करता आवाम को, वो बेचारे इतने परेशान हो चुके हैं, वो किसके पास जाएंगे? वो हमें बोलते हैं कि आप एमपी बन गए हो, हाँ। आप क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ। ठीक है, मगर उनको ये चीज़ नहीं पता कि कौन से काम किसके। देखिए एमपी का काम नहीं है। अच्छा मैं आज ये सीट जीत के बात नहीं बोल रहा, हाँ। अल्लाह गवाह है, मेरे लोग गवाह हैं। मेरी कोई एक वीडियो कैंपेन की भी दिखा दे जिसमें मैं लोगों से खड़े होकर झूठे वादे करे हूँ कि मैं गटर के ढक्कन लगाऊंगा, मैं आपको पानी ला के दूंगा, मैं आपकी सड़कें बना दूंगा, मैं क्लियर खड़े होकर बोलता था भाई ये सब काम मेरा नहीं है, क्योंकि उस चीज़ का मैं वादा क्यों करूँ जो मेरे इख्तियार में नहीं हो, बाद में फिर लोग मुझे बदुआएं दें, मुझे बुरा भला बोले। मैं बोलता था मेरा वादा मेरे किरदार का है। 5 साल मुझ समेत मुझे भी शिकायत होती थी अपने एमपीएस से कि भाई नज़र नहीं आते, इलाकों में 5 साल गायब हो जाते हैं, इलेक्शन के टाइम पे आते हैं। मैंने कहा मैं इलाके में रहूँगा, अपने हलके में रहूँगा और ना हराम खाऊंगा ना अपने बच्चों को खिलाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं इस वादे पे कायम हूँ। हाँ कोशिशें कर रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि आज हम हुकूमत में नहीं है, इस शहर की ड्राइविंग सीट नहीं है तो मैं बिल्कुल ठंडा होकर घर पे बैठ गया हूँ, सिर्फ शोज़ में जा रहा हूँ और उधर कहानियाँ करके बस अपना एंजॉय कर रहा हूँ। एमपी नहीं सर, इशू ये है ना कि चले ठीक है आपने तो बता दिया कि भाई ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, लेकिन करेगा कौन, बात कौन करेगा, एक पेज पर आके बैठेगा कौन, मसाइल कैसे हल होंगे? ये तो कोई भी एमपी हमारे शो पे आ जाए, कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी सियासतदान, ये तो एक पॉलिसी बयान होता है सर कि जी ठीक है हम चाहते हैं कि ये चीज़ें हम छोड़ दें, ये चीज़ें स्किप कर दें तो फिर ये चीज़ें जो है बेहतर हो जाएंगी। आप लोगों ने भी क्या इनिशिएटिव लिया है? आप लोग रियलिटी में ऑन ग्राउंड रियलिटी जो है वो क्या है, आप लोग करने क्या जा रहे हैं, आपके पास क्या शिकायत आती हैं, कितना काम किया आप लोगों ने? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप जो बोल रही हैं पॉलिसी बयान, देखिए पॉलिसी बयान जब होगा, हाँ ठीक है, कि मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, मैं आज यहाँ बैठा हूँ ना जी, ठीक है, मेरा अल्लाह गवाह है। सर मैं आपसे ही तो पूछ रही हूँ कि यही मैं बोल रहा हूँ, यही मैं बोल रहा हूँ, जी, ये पॉलिसी बयान नहीं है, सही, ये मैं अपने किरदार का बयान दे रहा हूँ। मेरा रब गवाह है कि इस सीट पे बैठ के मैंने इस 1.25 साल का जो अरसा मुझे गुजर गया, 14-15 महीने, मैंने 1 रुपये भी हराम नहीं कमाया। शायद मैं अगर आपको सच बताऊँ तो मैं 4 से 6 घंटे से ज़्यादा मैं इस 1 साल में नहीं सोया हूँगा। अच्छा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मैं अपना अगर आज मोबाइल दिखाऊँ तो आपको 4:30 बजे का भी आवाम को रिप्लाई मिलेगा। कोई एक ऐसी कॉल में चैलेंजिंग बोलता हूँ कि मेरी आवाम ने मुझे कॉल की हो और मैंने ना उठाई हो। कोई भी आप एक बंदा ऐसा लिखा है उसने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया हो और मैंने उसका रिप्लाई नहीं दिया हो। ठीक है, मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूँ, मुझे पता है आज अच्छी बात है, मैं यही बोल रहा हूँ, ऐसे ही पॉलिटिशियंस की, ऐसे ही लोगों की मैं यही बोल रहा हूँ, ये पॉलिसी बयान नहीं, ये मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया। देखिए मैं सब जगह एक बात बोलता हूँ कि आज से पहले मैं खानदानी पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मेरी पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे फर्स्ट टाइम मैं एमपीए बना हूँ, मैं इस सीट पर आया हूँ, मेरे कोई ये नहीं बाप दादा कोई बड़ी सियासी ख़ानदान से और वो जीतते हुए आए। देखिए आज मैं लोगों को एक बात बोलता हूँ, मुझ समय मैं कहता हूँ सबको, मेरी चाहे पार्टी के एमपी हो या कोई भी एमपीएस हो, मैं ये चाहता हूँ कि जैसा एमपी में आज से पहले 2024 से पहले मैं अपना देखना चाहता था, मैं वो बनना चाह रहा हूँ। ठीक है, मुझे पता है अगर मेरे पास आज इख्तियार नहीं है, मैं लोगों के पास जाऊँगा, आवाम की सुनूंगा तो मैं उनको ये बता सकूंगा ना भाई ये आपका काम किसका है, ये काम हमने कैसे कराया, या जो काम नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ। आप आवाम से इंगेज तो रहे। देखिए अल्लाह पाक, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब आपकी नीयत और किरदार सही होता है ना, आप भले काम करा नहीं सकते, कराएं या ना कराएं, हो या ना हो, लोगों के मसाइल हल हो, मगर लोग, अल्लाह पाक जो है उन लोगों के दिल में, जब आप हराम नहीं कमा रहे होते हो, आपका किरदार खराब नहीं होता, कभी भी नफरत नहीं डालता। मेरा इस चीज़ पे ईमान है और मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखें मैं आपको बताऊँ काम क्या क्या कराया है। मेरे इलाके में एक डी एरिया है,
जिसमें पिछले 35 साल से पानी नहीं था, जिसमें मेरा खुद आबाई घर भी है, मौजूद है वहाँ पे। ठीक है, पिछले 35 साल से ऐसा नहीं है कि अब मैं वहाँ नहीं रहता तो मैं रहता हूँ तो इसलिए मैं पानी लेके आ गया। बेगम मुझे भी पता था कि मेरे पिछले 35 साल से उस घर में पानी नहीं है। उधर की जो हमारी बुजुर्ग माएँ थी जो मुझे बचपन से जिनके हम घरों पे खेले, वो मुझे बोलती थी कि भाई जब तक तुम पानी नहीं लाओगे, तुम मन को लाजमी वो हक जताती थी मुझ पे, तो हम मरेंगे नहीं। मैं आपको एक मिसाल के तौर पे, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह 35 साल बाद उस एरिया में पानी लाया और 2 किलोमीटर खींच के, ठीक है, इसमें कोई किसी का फंड नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे पता है मैंने कैसे काम किया। A1 एरिया था, पिछले 22 साल से उसमें पानी नहीं है, ठीक है, और अभी 2-3 एरिया ऐसे हैं जो बाकी हैं, उसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। G एरिया, F South 1, F South 2। देखिए मैंने एक साल में मुझे इतनी, मैं आपको इलाकों के नाम बता रहा हूँ और खुद बैठ के एतराफ़ कर रहा हूँ ना कि इधर पानी नहीं है, मुझे लाना है किसी हाल में भी, कोशिश करके, मेहनत करके इस हुकूमत से, बल्दियाती हुकूमत से। देखिए हमारे जितने भी मसाइल हैं ये बल्दियाती हैं, माजरत के साथ ये MPS के मसाइल नहीं है, मगर मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि अल्लाह पाक ने जो मुझे सीट दी है उस पर बैठ के मैं लोगों की सुनूं और उनको जिन इदारों का काम है उनको हल कराने की कोशिश करूं। आपने तो अपने पास से आपने तो परसेप्शन क्लियर कर दिया कि आप ये चीज़ों पर बिलीव करते हैं और आप आवाम के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट आपकी पार्टी और दीगर पार्टियां मिलके कराची की बेहतरी के लिए, कराची के इलाकों की बेटरमेंट के लिए, इनके जो हमारे जो महकमे हैं उनके लिए क्या किरदार अदा कर रही हैं? अब तक ऐसी क्या चीज़ें हैं, व्हाट्स न्यू इन 2025 जो आप लोगों ने किया हो, जिसके ऊपर हमें भी तो पता चले ना सर कि अगर आप लोग यहाँ हैं, अगर आप MP हैं तो बाकी फलां पार्टी से फलां बंदे ने ये काम किया, तो अगर लोगों को पता होगा तो एतमाद बढ़ेगा तो डेफिनेटली डेवलपमेंट होगी। ये ज़रा थोड़ा सा बताएं। आप बिल्कुल सही बोलिए, मेरी पार्टी ने क्या किया। देखिए एक बात बताऊँ, कोई भी मेरी पार्टी तो जब कुछ करेगी ना, जब सामने वाली जमात हमारे साथ बैठने को तैयार होगी। That's the point। यही पॉइंट है सर, हमेशा आपकी पार्टी से किसी को भी बुला ले, चाहे आपकी पार्टी से जो है वो सीनियर पॉलिटिशियन भी बैठे हों, यही एक बात होती है कि जी सामने वाले कोऑपरेट नहीं कर रहे तो पीपल्स पार्टी नहीं बैठ रही, तो दीगर इश्यूज है। तो जरा थोड़ा सा आज बताइए, तो ये तो मसला हल होगा नहीं तो कराची के लोग सफर करते रहेंगे। देखिए नहीं, मैं मुझे अल्लाह पाक से पूरी उम्मीद है ऐसा नहीं हो सकता, इंशाल्लाह कराची बेहतर होगा। मैं क्यों बोलूँ कि नहीं होगा कि पीपल्स पार्टी नहीं बैठे ना। अल्लाह की ज़ात मौजूद है, रब की ज़ात मौजूद है। अगर आप कोशिश और नियत आपकी पक्की होगी, अल्लाह पाक ऐसे असबाब बनाएगा, ऐसी जगह से मदद भेजेगा, ये सबसे सीधे हो जाएंगे। तो कोई मत देखें, हम तो हर जगह तैयार है ना। हमने कब मना किया कि हम पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के हम इस शहर की बेहतरी के लिए काम नहीं करना चाह रहे? हम तो चले ये बोलते हैं ना, पीपल्स पार्टी मना करती है, पीपल्स पार्टी नहीं तैयार होती कि आपके साथ बैठ के आपके साथ डायलॉग नहीं करना चाहती। वो कराची के वो पूरे अपने दही सिंध के लिए वो सीरियस नहीं है। उधर आपने हाल नहीं देखा है। देखें, आप लोग मीडिया पर्सन हैं, आप लोगों के पास कैमरे हैं, आप जाएं शहर में निकल के कश्मीर तक कराची से, कौन सी जगह, कौन सा एक शहर है, मुझे ये बताएं। वज़ीर आला सिंध जो आज उनको मेरे ख्याल से चौथा उनका वो है, उन्होंने अपने शहर को पेरिस बना दिया है, कोई मॉडल बना दिया है। कोई एक जिला सिंध का दिखा दे, एक डिस्ट्रिक्ट दिखा दे। मुर्तज़ा साहब के बतौर CM सिंध के कि जी डेवलपमेंट बहुत हो रही है, तरक्की बहुत हो रही है, इस पर भी बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी ने जो है वो क्या काम किया है। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो कराची के मसाइल हल कौन करेगा, कराची से जितने मसले हैं ये कौन हल करेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं MP साहब मौजूद हैं और शारिक जमाल साहब और मेराज भाई भी मौजूद हैं। मेराज भाई, मैं चाहूँगी कि आप भी अगर पूछना चाहते हैं सर से तो कुछ पूछिए बिल्कुल, क्योंकि आप तो ऑब्वियसली रिपोर्टिंग से मुंसलिक हैं और आपको तो पता है कि एक्चुअल में रियलिटी क्या होती है, ग्राउंड रियलिटी क्या होती है। बिल्कुल, शारिक भाई से मैं ज़रूर पूछूंगा कि आप बहैसियत MP है, जाहिर सी बात है बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, ठीक है ना, पूरे PS के मामलात हैं, बहुत सारे लोगों की उम्मीदें होंगी कि भाई शारिक भाई जब MP बन गए हैं तो अभी हमारा मसला हल कर देंगे। हाँ बिल्कुल, सारे वादे जो आपने किए हैं वो पूरे हो जाए हमारे। लेकिन एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो बहुत हैं लोगों की, ठीक है ना, आपकी भी होंगी, हमारी भी होंगी, तो उन लोगों की भी बहुत है जो बेचारे बहुत अरसे से सफ़र कर रहे हैं और उनके मसाइल हल नहीं हो रहे। तो जब आपको प्रपोज़ल लेके, जाहिर सी बात है आप भी ऐवान में जाते हैं, असेंबली में जाते हैं और अपने मुतालिका लोगों को जब देते हैं कि भाई ये मेरे इलाके का मसला है, ये आपने करना है प्रायोरिटी पे, लोग परेशान हैं, तो उस वक्त आपको रिस्पांस क्या मिलता है सामने वाली जमात से, सामने वाली पार्टी से जो इस वक्त हुक्मरान जमात है? सर देखिए, मैं आपने अच्छा हुआ ये सवाल पूछ लिया। देखिए, हम जो भी प्रपोजल, अब जैसे बजट आने वाला है, मैंने बहुत सारी स्कीमें मैंने क्या, मेरे हमारे तमाम दीगर MPs ने भी जमा कराई हैं कि भाई मेरे हल्के के पहले ये बड़े मसाइल हैं, इसको हल कर दें। अच्छा, आप जो बोले ना आवाम की आपसे उम्मीदें बहुत हैं, ठीक है, मैं कह रहा हूँ बहुत कम है।
वो बेचारे क्या मांग रहे हैं, जो बेसिक, जो आज से 77 साल पहले उनको मिल जानी चाहिए थी, पानी, रोड साफ, ठीक है, बिल्कुल और ऐसे ही है। गटर का पानी बाहर जाए, साफ पानी घर पे, इससे ज़्यादा नहीं मांग रहे सर। वो आज ये नहीं पूछते कि सरकारी स्कूल की तरफ से तो उनका ध्यान ही हट गया है, बिल्कुल हट गया। ठीक है, और इलाज की तरफ से तो उनका ध्यान ही हट गया। वो कहते हैं जैसे जैसे प्राइवेट क्लिनिक में देखा गया हम इलाज करा देंगे। हमने आज तक उनको बेसिक ही पूरा सही से नहीं दिया, तो वो बेचारे बड़ी बड़ी उनकी क्या, ना वो मुझसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मांग रहे हैं आके, ना मुझसे बोल रहे कि मेरे ग्राउंड में कोई फ्लड लाइट लगा दें, हम क्रिकेट खेलेंगे। नहीं, भूल गए बेचारे सारे, क्योंकि उनको पानी और बिजली में इतना घुमा के रख दिया है कि वो देखें। मैं कैसे काम कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। इनकी तरफ से हमें कोई बजट नहीं मिला पिछले साल, इस साल भी अल्लाह मालिक है, देते हैं नहीं देते हैं पीपल्स पार्टी एमपीएस को। अच्छा, मैं क्लियर बोलता हूँ भाई, मुझे चाहिए भी नहीं भाई, एमपीएस का काम नहीं है रोड बनाना, मगर आपका काम है, आप कर दो भाई, मेरे लोगों को सुकून दे दो। हम नहीं बोल रहे कि भाई मुझे दो, मैं आके अपने झंडे लगा के काम करूंगा, लोगों को दिखाऊंगा। भाई मुझे पता है किसकी कोशिश से रोड बनेगा, ये चीज़ें होगी। देखें मैं कैसे काम कर रहा हूँ कराची में, पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, सारे इदारे मौजूद हैं, सिंध सॉलिड वेस्ट, वाटर बोर्ड, स्कूल, पुलिस, सारे चीज़ मौजूद हैं। अरबों रुपए की तनख्वाह आप इनको महीने में देते हैं, अरबों रुपए की तनख्वाह देते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास सिंध सॉलिड वेस्ट हो, वाटर एंड सेवरेज वो, मैं उनसे बोलता हूँ कि भाई अपना काम ईमानदारी से करो, अपनी तनख्वाह हलाल करो। नहीं करते हो, वो सिंध बहुत बड़ा है, हरामखोरी करनी है, अपना ट्रांसफ़र कराओ, वहाँ चले जाओ। मेरे पास रहना है, काम करना पड़ेगा। देखिए मैं ये बोलता हूँ, इन सब इदारों को बनाने के लिए आपको ना वर्ल्ड बैंक से पैसे चाहिए, ना IMF से चाहिए, सिर्फ इनको इनकी तनख्वाह हलाल करानी है। बोलो काम करो, आपके 80% मैं कहता हूँ मसाइल वैसे ही हल हो जाएंगे, लोगों की ज़िंदगियों में सुकून वैसे ही हो जाएगा अगर वाटर एंड सेवरेज बोर्ड ईमानदारी से काम करे, सिंध सॉलिड वेस्ट कचरा उठाना शुरू कर दे, और बाकी आपके पुलिस आपकी ईमानदारी से काम करे, डॉक्टर आपकी ईमानदारी से काम करे, डॉक्टर बाहर की दवाएं ना लिखें, जितने भी इदारे हैं आपके सिंध में मौजूद है, पाकिस्तान में मुझे वो ईमानदारी से काम करें। मैं गारंटीड देता हूँ 80% लोग समझेंगे हमारा शहर कोई पेरिस बन गया, जन्नत बन गया कि ईमानदार लोग आ गए। अच्छा, ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है, जब ये बना तो बड़ा चर्चा हुआ था जी, कराची बिल्कुल साफ हो जाएगा। लेकिन एक बात अजीब सी है बड़ी, लेकिन डिस्कस करनी चाहिए, ऑब्वियसली करनी चाहिए बिल्कुल। इस आते जाते आप भी सड़कों पे देख रहे होते हैं कि मैंने ये देखा है कि वो जो सिग्नलों पे भीख मांगने वाले या फूल बेचने वाले लोग होते हैं, उन लोगों को वहाँ पर खड़ा किया हुआ होता है, वो झाड़ू लेके खड़े हुए होते हैं। और आज तो हद ही हो गई, मैं मेरे तारिक रोड पे रहाइश है, मैं घर से निकला, मेन रोड पे जैसे आया हूँ तो वहाँ पे कोई सफाई चल रही थी, और इंतहाई कोई हीरोइंची था वो, जो जैकेट पहना हुआ था, और वो झाड़ू लेके डोल रहा था ऐसे ऐसे करके, और झाड़ू नहीं दे रहा था वो, और अपने हिसाब से झाड़ू दे रहा था वो। और हमारे महराज तो भाई मैंने को उसको ऐसे हॉर्न दिया, सबसे ज्यादा महराज भाई को नजर आते हैं। मैंने हॉर्न दिया, मैंने कहा ये डंडे समेत मेरी गाड़ी पे ना आ जाए। ऐसे ही। तो ये इस इदारे का मतलब क्या कैरेक्टर क्या है, क्या काम क्या है, इसकी एक्चुअल इसकी वर्किंग है क्या, क्या इनके पास अपने लोग नहीं है? क्योंकि हम तो आज भी अफगानी को कचरा दे रहे हैं भाई पैसे देके, बिल्कुल सही ऐसे घर से लेके जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यही इन्हीं जो दो तीन चीज़ें आपने बातें बोली ना, ये मेरा रिकॉर्ड में मौजूद है। मैं असेंबली पे इस पे मैंने एक कॉल अटेंशन पे बात करी है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करी है। उसके बाद बहुत, मैं कह रहा हूँ 100% नहीं, मगर आप 50% 60% मैंने अपने हल्के में तो बेहतर कर दी है। अच्छा, ठीक है, मैं कोशिश कर, देखिए मैं उनके लिए आज़ाद क्यों बनाऊँ, क्योंकि मैं अपने आवाम से राब्ते में हूँ। मेरे आवाम, शायद मेरा नंबर जो है ना, मैं कहता हूँ मेरे हल्के में तकरीबन लोगों के पास क्या शिकायत, ज्यादातर क्या शिकायत लेके आते हैं हम, जरा ये देखिए अभी सबसे ज़्यादा तकलीफ तो के इलेक्ट्रिक से बहुत तंग करके रखा हुआ है। तो आप लोगों ने फिर इनके रिलीफ के लिए आप उनको एक क्या साल सजेशन देते हैं कि बिजली का बिल ना भरें या एहतजाज करें या क्या करें, या आप खुद ही पंखा इस्तेमाल ना करें? देखिए एहतजाज जो है ना हर मसले का हल नहीं है। देखिए एहतजाज में जब करूंगा जब बिल्कुल आखिरी ऑप्शन होगा ना, एहतजाज तो आखिरी ऑप्शन है, फिर ये आर या पार, या तो एहतजाज करके आप हार मान जाओ या वो आपकी बात सुन लें। देखिए एहतजाज, मैं आज अल्लाह पाक ने मुझे जो सीट दी है, मैं इनसे बात कर सकता हूँ। मैं पिछले 1 साल से खैर इनसे बात कर रहा था, ठीक है, लोगों को तकलीफ थी, नहीं सुन रहे थे, चीज़ें नहीं सुन रहे थे। मैंने अभी नेपरा में भी केस फाइल किया, मेरी अभी आज से 1 हफ्ता पहले मेरी नेपरा में मीटिंग हुई है। नेपरा ने इनको सख्ती से, मेरी IBC की मैं बात कर रहा हूँ, मलीर की, उनको ऑर्डर दिए कि भाई आप इस तरह नहीं करें। नेपरा से मैंने पूछा, मैंने कहा भाई आप बताएं ना, आपकी वेरी हाई लॉस पे जो VHL पे फीडर है उसकी लोड शेडिंग कितने घंटे हैं? सही। तो मैंने कहा ये तो शेड्यूल बनाते हैं कि 12 घंटे की लोड शेडिंग होती है, ठीक है। मैंने कहा मेरी आवाम तो तैयार है कि 12 घंटे की करो, 16 घंटे नहीं करो, 18 घंटे नहीं करो, तो ये इतना क्यों करते हैं? कहता है हम तो इनको बोलते करो ही नहीं लोड शेडिंग। कोई नेपरा की नहीं है, कह रहा हमारा कोई शेड्यूल नहीं है, नेपरा बोलती है।
हम तो कहते करो ही नहीं। हाँ। तो मैंने कहा तो भाई ये 18 घंटे इस गर्मी में लोड शेडिंग कर रहे हैं, लोग किस तरह बर्दाश्त करेंगे? किस तरह बर्दाश्त करेंगे? तो अब वही उनका अच्छा, मैं के इलेक्ट्रिक को कोई मैसेज करता हूँ, आवाम मुझे बोलती है मेरी अच्छा सर, बिजली इन नहीं आ लोगों रही, ने ये बोलते हैं सब नॉर्मल है। हाँ, अच्छा अब सर, बंदा क्या करे? आप ये देखें कि जो लोग बिजली चोरी करते हैं, अब एक गली में, एक मोहल्ले में, ये बात पता नहीं हम कितनी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि किसी की एक बंदे की गलती या दो लोगों की गलती का खमियाजा जो है वो क्यों पूरा एरिया भुगत रहा है? अगर आपकी गली में, मोहल्ले में 50 लोग ऑन टाइम बिल पे कर रहे हैं और 2 लोग बिल नहीं पे कर रहे हैं, उसकी सजा तो सबको मिल रही है। उसकी सजा आप उस गली में रहने वाले 50 लोगों को क्यों दे रहे हैं? और फिर इस तरह से सजा दे रहे हैं कि आप इतनी इतनी लंबी लंबी लोड शेडिंग करते हैं, लाइट्स ऑफ करते हैं और आप कहते हैं जी ठीक है, आपका जो एरिया है वहाँ से बिजली के बिल नहीं भरे जाते, वहाँ जो है वो इस तरह का प्रॉब्लम है, तो जो लोग बिल नहीं भरेंगे वहाँ बिजली नहीं आएगी, तो जो लोग भर रहे हैं उनके पास कैसे बिजली आएगी? के इलेक्ट्रिक का कोई भी तरीक़ेकार नहीं है। हम जाते हैं आवाम में हम किसी को भेजते हैं, किसी कमेटी को या किसी बुजुर्गों को, भाई अपने हल्के के आप जाएं, मैंने मीटिंग सेट कर इनसे बात करें, वो जाते हैं, वो उनको थद्दा पकड़ा देते हैं कि भाई ये रिकवरी है, ये करके दे दे, इतने कुंडे लगे काट दो। भाई हम क्यों काटे कुंडे? हम क्यों करें रिकवरी? हम आपको बोल रहे जो बिल नहीं भर रहा, जो चोरी कर रहा है, आप उसका कुंडा भी काटो, उसका मीटर भी काट दो, नहीं आएगा एमपी आपके पास के भाई इसको बिजली लगा दो। आप एक्ट करें ना, पूरे मोहल्ले के अंदर क्यों आप? देखिए बताओ, इससे एक और चीज महाराज भाई क्या होगी, जो बिल भर रहे हैं ना, आज मैं जानता हूँ लोग मुझसे राब्ते में, लोग मुझे बोलते हैं, वो कहते हैं शारिक भाई हम भी बिल भरना छोड़ देंगे। जब हमें सजा वही मिल रही है कि जो चोर की सजा वो मेरी सजा, तो मैं क्यों बिल भरूं? मैं भी छोड़ दूंगा, और लाजमी मैं मजबूर हूं, मैं उसको क्या बोलूं कि नहीं भाई तुम भरो, तुम 18 घंटे की लोड शेडिंग। मैं ही बोलता भाई आपकी मर्जी। हाँ, सही है। मैं कि इलेक्ट्रिक को बोल चुका हूं कि आपको इंशाल्लाह कहीं से भी बिल नहीं मिलेगा, अगर आप सबको यही सजा देंगे आपको कहीं से भी बिल नहीं मिलेगा। ये असल में बताऊं इनका क्या सिस्टम है महाराज भाई, इन्होंने जिस इलाके में लॉ से कुंडा चोरी है, ठीक है, इन्होंने उस इलाके को अनपेड इलाके को पेड इलाके से जोड़ दिए। इन्होंने ऐसी सेग्रीगेशन करी है इन्होंने तारों की, फीडरों की, कि जहाँ से इनको बिल कलेक्ट नहीं होते या चोरी होती है, ये कहते हैं उठ के कौन जाए रिकवरी करने, ठीक है। पेड इलाके को अनपेड से जोड़ दिया है इन्होंने, उनको भी लोड शेडिंग करते हैं, उनको भी जोड़ते हैं, अपना कमाई अपना पैसा पूरा करते हैं। भारी भारी बिजली के बिल भी भरे, बिल्कुल फिर लोड शेडिंग भी सहे, फिर उसके बाद उस लोड शेडिंग के बाद जब वो लोग कहते हैं, वही अवाम कहते हैं, हम अवाम कहते हैं कि जी लाइट तो आती नहीं, बिजली के इतने बिल क्यों आते हैं? तो वो भी उन्होंने बिल फिक्स किए हुए होते हैं कि अच्छा अगर एक महीने गलती से हमने लाइट दे दी है और आपके घर का बिल 30,000 आ गया है, 50,000 आ गया है, तो लाइट हो या नहीं हो, वो भाई 50,000 ही आएगा, वो 30,000 ही आएगा। इसके ऊपर भी नहीं आप लोग कोई इम्प्लीमेंट करते, कोई जाते कि कोई एहतजाज ही कर ले? इसमें वो बताओ महाराज भाई क्या बोलते हैं, छोटी सी बात, वो कहते हैं अगर हमने 24 घंटे लाइट दे दी है ना, आपके लोग बिल ही नहीं भर सकते। अरे ये क्या बात, ये तो जवाब सर आपने एक बड़ी नई बात बताई है कि अगर 24 घंटे लाइट दे दी कि इलेक्ट्रिक ने, तो शारिक जमाल साहब कह रहे हैं कि फिर लोग बिल ही नहीं भरेंगे। के इलेक्ट्रिक वाले बोलते हैं, के इलेक्ट्रिक के अल्फाज हैं, के इलेक्ट्रिक के अल्फाज हैं, के इलेक्ट्रिक के अल्फाज हैं कि ये बिल नहीं भरते जो हम देते हैं 12 घंटे 8 घंटे का बिल, कह रहे हम 24 घंटे देंगे, तो आप बताना ये कैसे भरेंगे? ये प्रॉब्लम है शारिक भाई, ये इलेक्ट्रिक बोलती है। मैं आपको बहुत सारे रोल मॉडल कुछ ऐसे इलाके गिनवा भी सकता हूँ और आपने देखे भी होंगे जहाँ पर लाइट नहीं जाती है। ऐसे ही है, नहीं सर हकीकत है, वहाँ पर रिकवरी का रेशियो है 100%। अजीज़ाबाद में कितनी लाइट जाती है आपको पता है? फेडरल एरिया के तमाम ब्लॉक्स में लाइट जाती है। और उसी अजीज़ाबाद में मैं आपको एक ऐसा एरिया दिखा सकता हूँ कि जहाँ पर लाइट जाती ही नहीं है। तो मेरा रीज़न क्या है? रीज़न क्या है? 100% उनका मामला है। अच्छा, के इलेक्ट्रिक ये कहता है कि भाई हमारे पास बिजली की कमी नहीं है। हाँ, बिजली हमारे पास वाफिर मिकदार में कराची के हिसाब से है, होती ही वही है। उनका ये मौक़िफ़ होता है कि भाई जब हम जाते हैं, हमारी टीम जब जाती है तो लोग वहाँ से मारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप देख लें के इलेक्ट्रिक वालों से लोग इस तरह नफरत करते हैं जिस तरह पुलिस से नफरत है हमारे शहर में, कि भाई यार आ गए, कुछ ना कुछ लेके जाएंगे या काट के जाएंगे। भाई दो बातें सही, जो बात है। तो अब वो है, वो ये कहते हैं जी हम जाते हैं तो हमारी गाड़ी जला दी, हमें मारा पीटा, फिर वो थाने पुलिस हुआ, केस हुआ, वो उन चक्रों में फंस जाते हैं। अब लेकिन बात फिर वो आती है कि जैसा कि आपने बताया कि भाई जो अनपेड एरियाज है उनको पेड एरिया से जोड़ के, तो वो उन्होंने वो एक जोड़ है, तो उनका क्या कसूर है भाई? ठीक है ना, कि भाई मैं पैसे भी दे रहा हूँ, बिल भी अपने टाइम पे अदा कर रहा हूँ, उसके बाद भी मेरे घर पे बिजली नहीं है। सही, तो मतलब ये मसाइल कौन हल करेगा? बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हैं। देखिए ये बात मैं भी बोलता हूँ, मेरे हल्के में भी ऐसा एरिया है, मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि भाई एक चीज़ आप समझो कि अगर दरख्शा सोसाइटी है, मॉडल कॉलोनी है, कौसर टाउन है, उधर बिजली नहीं जाती 24 घंटे, मैं बोलता हूँ उधर से कोई अमेरिका से बिजली नहीं आ रही, यही की इलेक्ट्रिक दे रहा है, ठीक है, हर चीज़। मगर मैं उनको ये बोलता हूँ कि आपके लोगों की, हमारे लोग जो मेरी आवाम है, उनकी कुछ लोगों की गलती की वजह से
कि इलेक्ट्रिक नाजायज फायदा उठा रहा है। बिल्कुल ठीक कह बिल्कुल रहे हैं इलेक्ट्रिक नाजायज फायदा उठा रहा है। आप इन सब हाँ, चीज को कि बेहतर इलेक्ट्रिक कर दो नाजायज फायदा कि उठा रहा हाँ है। उसकी वजह से सही। नाजायज हाँ, फायदा उठा रहा है। और ये भी देख लिया हमने कि भाई के इलेक्ट्रिक को कोई कुछ करने वाला कहने वाला नहीं है सर भाई। 2 दफा हर सीईओ को बुलाया ना हमने इस असेंबली में, इस हर ऐवान में 2 प्लेटफॉर्म पे। दफा। अच्छा। मोहनस अलवी को 2 दफा, आप लोग के शायद इल्म में हो, 2 दफा हमने बुलवाया जी। है। मैं और एक और बात भी, ये के इलेक्ट्रिक का मेरी आईबीसी का कोई नुमाइंदा प्रोग्राम देखेगा ना, हाँ। तो मेरे इलाके वालों के लिए आज 2 घंटे की और ज्यादा अरे। एक्स्ट्रा। आज जो है खुशी वो में, ये- आज हाँ। सर क्योंकि सिटी 10 में आए, इस खुशी में जिस सर दिन मैंने के नेपरा से इलाके मीटिंग करी उससे ज्यादा 2 लोड शेडिंग होना घंटे। शुरू हो गई। अच्छा। हाँ, Extra इनके load खिलाफ आप shedding। बात करो, आप लोग ज्यादा और ज्यादा तकलीफ में आ जाते हैं। चले जी, ये जो है ना, ये है कराचीइट्स की तकालीफ कि मतलब एक एमपीए जो है वो ये कह रहे हैं कि मैंने इस बारे में बात की है तो आज मेरे एरिया में जो है वो 2 घंटे एक्स्ट्रा लोड शेडिंग होगी। मेराज भाई, मैंने और आपने अपने घर के पते नहीं बताने मैं बिल्कुल भी नॉर्थ में नहीं रहती। चले जी, बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे शो पर आए और हमारी कोशिश यही होती है कि आपके मसाइल का हल निकालें और किस तरह से निकलेगा। जाहिर सी बात है, जो हमारे हुक्मरान है, जो हमारे एमपीएज है, एमएनएज है, हमारे पॉलिटिशियंस है, सीनियर पॉलिटिशियंस है, वो मिलकर बैठेंगे, चाहे वो किसी भी जमात से हो, तो कराची का मसाइल जो है, कराची के मसले जो हैं वो हल होंगे। शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो करेंगे एक डिजीज़ के ऊपर बात जो कि बच्चों में जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा ये फैल रही है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब, अब हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो बच्चों में जो है वो बहुत कॉमन है और इसकी वजह से न सिर्फ पेरेंट्स बल्कि पूरे फैमिलीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जिस चीज़ को हम कहते हैं कि मीज़ल्स या खसरा या फिर नमूनिया, बुखार, डायरिया, बच्चों में ये जो बीमारियां हैं ना, ये बहुत वायरल भी हैं और गर्मियों में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सारा और डॉक्टर गुफरान चिश्ती साहब। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। सारा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सारा, आपसे स्टार्ट करते हैं। सारा, बच्चों में जो है जिस तरीके से आप देख रही हैं कि ये खसरा की जो वबा है ये बहुत ज़्यादा अब आम हो गई है और कुछ बच्चे बस इस तरह से कंप्लेन करते हैं कि हमें बुखार हो रहा है या हमें जो है वो उसकी सिम्टम जो है वो ज़ाहिर हो रही हैं। तो थोड़ा सा इस हवाले से बताएं कि इसके अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरीके से ये जो है वो मतलब डेवलप हो रहा होता है बॉडी में। अमूमन बच्चों में जो ये देखा जाता है कि बच्चों में आंखों में सूजिश आ जाना, नज़ला, खांसी और बुखार के साथ बच्चे शुरू में आते हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बच्चों के जिस्म पे रैश नमूदार हो जाता है। सही। और उसके बाद यूजली पेरेंट्स जो हैं वो रैश पे पिक करते हैं और फिर लेकर आ रहे होते हैं और शुरू में वो लोकल जीपीज़ या इस तरह से या घर में ही दवाओं से उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। मतलब माँ बाप को कैसे पता चलेगा कि अगर बच्चा जो है वो बुखार में मुब्तला है तो ये बुखार जो है एग्जैक्टली मीजल्स की वजह से ही हो रहा है? अमूमन हम ये कहते हैं कि अगर बच्चे को बुखार हुआ है तो आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएं, अपने करीबी डॉक्टर को दिखाएं और उनसे मशवरा करने के बाद ही उनको कोई दवा दें, क्योंकि एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो है वो जल्दी उसको पिक कर सकता है बनिस्बत ये कि माँ बाप खुद ही उसका घर में बैठ के इलाज करें, क्योंकि इस तरह से बीमारी बढ़ती चली जाती है। सही। लेकिन खसरा एक ऐसी बीमारी है कि जैसे जो जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो बेहतर ये होता है कि आपने अगर उसके लिए वैक्सीन टाइमली अगर लगाई हुई हो तो उससे बचा जा सकता है। तो अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट ने इसकी वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की हुई है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। हमें चाहिए कि हम बच्चों को पहले से ही वैक्सीन लगा दें ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। अच्छा, डॉक्टर गुफरान जो है वो भी हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरीके से इस बीमारी से बचा जा सकता है? अच्छा, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी जी। देखिए, ये इंतहाई कंटीजियस डिजीज़ है ना। अच्छा। कंटीजियस डिजीज़ लाइक जो कि बहुत तेज़ी से फैलती है, ठीक है, लाइक कोरोना, ठीक है ना। और ये बच्चों में कोरोना से ज़्यादा ख़तरनाक है बीमारी है। और इसकी जो मीज़ल्स है ये प्रिवेंटिव डिजीज़ है, यानी हम इसको रोक सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं थ्रू वैक्सीन। अच्छा, आपने पूछा साइन सिम्टम्स क्या होते हैं जी। अच्छा, साइन सिम्टम्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वेरी लो, मतलब हल्का सा टेम्परेचर शुरू होगा, नज़ला होगा और आंखें जो हैं उसके अंदर पानी बहना शुरू होगा, लोग समझेंगे फ्लू है। और फिर वो ग्रेजुअली बढ़ता चला जाएगा फिर हाई ग्रेड फीवर होना शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद रैश आएगा। जब तक हमारे पास बच्चे आते हैं तो वो डिजीज़ फुल डेवलप हो चुकी होती है यूजुअली, ठीक है। तो अब सपोज हो गई बीमारी, हो गई, आप आ गए। इसके दो हैं, एक तो पैरामीटर ये है कि ये जब डिजीज़ होती है जिसको हम मीज़ल्स वायरस के थ्रू कहते हैं, तो इसमें होता ये है कि जो
आइज़ हैं वो सोलन हो जाती हैं, यानी सूज जाती हैं। आपकी जो टंग है वो रेड हो जाती है। अब मैं साइन सिम्टम बता रहा हूँ फॉर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जो देख रहे हैं। आज मेरी खुद तबीयत थोड़ी सी बेहतर नहीं है, नहीं, नो इश्यूज, नो इश्यूज। ठीक है। तो अब अपने व्यूअर्स को बता रहा हूँ कि वो क्या करेंगे। मीज़ल आज फिर एपिडेमिक हुई हुई है हमारे यहाँ, अभी भी मौजूद है, पूरी दुनिया में मौजूद है। और ये मीज़ल जो है इंतहाई ख़तरनाक है हमारे 5 साल से कम उम्र बच्चों के लिए। तो मैं अपने तमाम जितने व्यूवर्स हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि मीज़ल से हम बच सकते हैं थ्रू वैक्सीन। हम अपने बच्चों को वैक्सीनेशन करें। अच्छा, यूजुअली सवाल ये होता है कि ये वायरस है। अच्छा, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में फ़र्क ये होता है कि वायरस से कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, हम उसको जस्ट मैनेज कर सकते हैं। अगर हम अर्ली उसको डायग्नोस कर लेंगे, फौरी डायग्नोस कर लेंगे, तो उससे होगा ये कि हम जल्दी से ही उसको मैनेज कर लेंगे। अगर हम डिलेड हो गए तो उसी भी कॉम्प्लिकेशन है। हर बीमारी होती है, उसी भी एक कॉम्प्लिकेशन होती है। सपोज़ खसरा हुआ, अब वो बीमारी शुरू होकर जब अपनी कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाएगी तो उसमें होगा ये कि वो नमूनिया यानी मीज़ल्स नमूनिया हो जाएगा, मीज़ल्स इनकेफेलाइटिस हो जाएगा। जब वो ब्रेन के अंदर एक दफ़ा वायरस चला गया फिर तो आप बच ही नहीं सकते उससे। मतलब वो समझ लें आपकी मौत उससे वाक़ई हो जाएगी। तो सबसे बेहतरीन जो हल है इसका वो है प्रिवेंशन। यहाँ प्रिवेंशन की तरफ जा रही है, एहतियात जिसको आप कहते हैं कि आप डिजीज़ आपको हो क्यों। जब वैक्सीन मौजूद है तो आप 9 मंथ और 15 मंथ पर गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन दे रही है। पूरे पाकिस्तान के अंदर EPI के थ्रू ये वैक्सीन अवेलेबल है। आप EPI सेंटर पे जाएं। इस वैक्सीन की कॉस्ट बहुत महंगी है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको फ्री लगा रही है। कोई इसके अंदर दो राय नहीं है, कोई इसके अंदर शक नहीं है, शुबा नहीं है। आप अपने बच्चों को जो 9 महीने के हो गए उनको वैक्सीनेटर के पास लेके जाएं, पीडियाट्रिशियन यानी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएं, अपने बच्चों को वैक्सीनेशन करवाएं लाजमी। अच्छा, जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं ना डॉक्टर गुफरान साहब कि अपने बच्चों को जो है वो आप लेकर जाएं डॉक्टर के पास, वैक्सीनेशन करवाएं लाजमी। क्या होता है कि जब यूजुअली बहुत सारे जो है वो बच्चे इस वबा का शिकार हो जाते हैं, या बहुत सारे बच्चे जो है उनको ये अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, ये जो साइन एंड सिम्टम्स हैं, ये स्किन के ऊपर रैश बन जाते हैं या फिर वो स्पॉट की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं जो कि स्प्रेड से स्पॉट होते हैं। फिर उनको बुखार जो है उसकी बहुत ज़्यादा अलामात जो है वो ज़ाहिर होती है। माएँ उस पर फिर बड़ा परेशान हो रही होती हैं, उनको समझ नहीं आ रहा होता कि भाई ये किस वजह से हो रहा है। इनकी केयर बड़ी अच्छी तरीके से करनी चाहिए, फौरी तौर पर जाकर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि इसमें कहते हैं कि तेज़ बुखार भी चढ़ता है, सर दर्द भी होता है, आँखों से जो पानी है वो बहता है और बच्चा जो है वो एंजाइटिक फील कर रहा होता है। तो ये जो खसरा होता है ये कितना ज़्यादा मुहलिक हो सकता है, कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से कई बच्चे जो है वो अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। कई ऐसे मासूम बच्चे होते हैं जो कि इसके प्रॉपर ट्रीटमेंट ना होने की वजह से, वैक्सीन ना लगने की वजह से जो है उनका ये जो बीमारी है, ये जो डिज़ीज़ वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसी सूरत हाल पर इस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि लोगों को हमारे प्लेटफॉर्म से ज़्यादा अवेयरनेस हो, लोगों को हमारे प्लेटफॉर्म से ज़्यादा ये बात पता चले कि आपने किस तरीके से जो खसरा का जो पेशेंट है, जो मीज़ल्स का पेशेंट है, उसका इलाज करना है। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। वो 2 चीज़ें ये होती हैं कि कुछ लोग जो है वो चिकन पॉक्स और जो मीज़ल्स होते हैं उसके दरमियान जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आती कि ये चिकन पॉक्स है बेसिकली या मीज़ल्स है, और बहुत सारे लोग जो है इन दोनों को कैलकुलेट करके कहते हैं ये एक ही तरह की टाइप है। तो डॉक्टर सारा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। डॉक्टर सारा, चिकन पॉक्स और मीज़ल्स में क्या फ़र्क है? चिकन पॉक्स और मीज़ल्स में दोनों में एक फ़र्क ये है कि उनके दोनों के रैश अलग अलग हैं। ठीक। जैसे अगर चिकन पॉक्स का रैश है तो उसमें पानी वाले छाले वाले जो निशान बनना शुरू हो जाएंगे, रैश आएगा। जबकि मीज़ल्स का जो है ना बिल्कुल फ्लैट होता है रैश। ऑडियंस के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि अगर पानी वाले हैं तो चिकन पॉक्स है। लेकिन दोनों ही बीमारियां, चूँकि लगने वाली बीमारियां, दोनों की वैक्सीन हैं। चिकन पॉक्स की प्राइवेट वैक्सीन लगती है, लेकिन मीज़ल्स की गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट रखी हुई है। सही। तो अगर हम वैक्सीन लगाएं तो हम मीज़ल्स से तो बचाव कर सकते हैं। चिकन पॉक्स की इतनी बड़ी वबा नहीं आती जितनी की मीज़ल्स की आती है। सही। अच्छा, ये बताएं, अगर बच्चे को, हमें ये तो आपने बता दिया कि भाई किस तरीके से जो ये मीज़ल्स हैं इसकी साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, बट जो चिकन पॉक्स है उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स है? क्योंकि आज वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉट ऑफ डिजीजेज इन द किड कि जो उनके अंदर होता है ना, लाइक डायरिया हो गया या फिर नमूनिया हो गया। तो पहले इसके मैं चाहती हूँ कि आप साइन एंड सिम्टम्स जो है ना वो लोगों को बता दें। चिकन पॉक्स का बताएं कि इसकी क्या अलामात होती हैं।
इसमें भी ऐसा ही होता है कि बच्चा बुखार के साथ आता है, तेज़ बुखार होगा। हाँ। और उसके बाद जिस्म पे छाले वाले जो निशान है या रैश है वो हाँ, अपीयर होना शुरू होता है। और 2 से 4 दिन में ये रैश फुल ब्लोन बॉडी पे नमूदार हो जाता है। बॉडी पे नमूदार हो जाता है। और यही वो वक्त होता है कि बच्चा एक बच्चे से दूसरे बच्चे में लगने का भी खर्चा बढ़ जाता है। सही, एक बच्चे से। और डायरिया, उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं? क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज हो रहे थे सारा कि लोग कहते हैं ठीक है जी पानी की कमी हो गई है, डिहाइड्रेशन हो गई, थोड़ा पानी दे दें, ORS दे दें, तो वो 1-2 दिन जो है वो घर में रह के और वो जो कॉम्प्लिकेशन है वो मजीद इंक्रीज हो जाता है। अगर बच्चे को डायरिया हो गया है तो उसके लिए कई होता है कि जो ORS है, जितना लिखा हुआ है बच्चों का जो ORS है, साशे उतनी ही पानी में डाल के बनाएं जितना कि ORS के साशे पे लिखा हुआ है। उसमें अपनी मर्जी से कमी बेशी ना करें कि आधा ग्लास है तो उसमें आधा डाल दें, ऐसा नहीं है। जैसा जितना लिखा हुआ है एक ग्लास में, एक बोतल में बना के रख लें, उसमें से बार बार निकाल लें थोड़ा थोड़ा, लेकिन अपनी मर्जी से 1 चम्मच में, 1 ग्लास में, आधे ग्लास में करके नहीं बनाएं। सही। और जितनी बार बच्चे को मोशन होता है उतनी बार उसको ये ORS दिया जाए, ORS का, ताकि पानी की या नमकियात की कमी ना हो आपके। चलिए जी, ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि करना क्या चाहिए, लेकिन अभी ये भी जानेंगे, हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं, कि जो डायरिया है उसमें वो क्यों होता है और किस वजह से होता है, एंड नमूनिया जो है उसकी क्या अलामात हैं, और नमूनिया गर्मियों में होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं नमूनिया गर्मियों में होता है। बिल्कुल आपको बताएंगे कि नमूनिया गर्मियों में होता है या नहीं होता है, और अगर होता है और इतना ख़तरनाक क्यों होता है, इसकी क्या वजूहत हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि बच्चे गर्मियों में जब एंजाइटी का शिकार होते हैं, उनको उल्टी मोशन हो रहे होते हैं, तो उसके लिए क्या जो है वो प्रिकॉशन करनी चाहिए, क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो बात हो रही है कि बच्चों में खसरा, डायरिया, मोशन या फिर ये जितनी भी अलामात होती हैं, इनकी किस तरीके से रोकथाम की जा सकती है, कैसे पता चलाया जा सकता है अर्ली कि भाई ये साइन एंड सिम्टम्स डेवलप हो गए, या फिर इनसे बचाव के क्या तरीक़ेकार हैं। तो डॉक्टर कुफरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा प्लीज़ कि किस तरीके से जो है इसकी रोकथाम मुमकिन है, प्रिवेंशन की तरफ किस तरह से जा सकते हैं, क्योंकि यही कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो वो फिर प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, और ये बिल्कुल सही है। हाँ, देखिए बहुत सारी डिजीज़ ऐसी होती हैं जो वाटर बोर्न होती है, जैसे लाइक डायरिया। हाँ, ये हमेशा या तो वायरल होगा, हाँ, या बैक्टीरियल होगा। सही। और 90% जो है वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। सही। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हाँ। तो आप जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं, स्पेशली आपका जो वाटर है, हाँ। वाटर बोर्न डिजीज़ है, तो आप इससे बच सकते हैं। सही। नीट एंड क्लीन वाटर लें। हाँ। यानी जो आजकल तो खैर RO प्लांट लगे हुए हैं, तो आप वो पानी लें जी। और अगर नहीं है तो फिर उसको बॉईल करें, बॉईल करके वो पानी इस्तेमाल करें। नंबर 1। सपोज वायरल है, हाँ। वायरल हो जाता है, अगर आपको डायरिया हो गया, हाँ। तो अब आपने क्या करना है। सही। देखिए पूरी दुनिया के अंदर, मैं इंग्लैंड में रहा हूँ और ये बीमारी समझी ही नहीं जाती डायरिया। हाँ, हमारे यहाँ अभी भी बच्चे जो है वो डायरिया से चले जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि हमारे यहाँ जो है बहुत ज़्यादा गिमिक्स हैं। लोग जो आते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, ख़वातीन होती हैं, वो एक दूसरे को मशवरा दे रही होती हैं। सपोज डायरिया हो गया, लूज वाटरी स्टूल शुरू हो गया, जैसे डॉक्टर साहब बता रही थी ना, तो इसका बहुत आसान तरीका है। एक ORS की पुड़िया लें, सही, 4 गिलास पानी लें, एक बोतल में डाल के पुड़िया डाल लें, 24 आवर्स में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरिया में क्या होता है कि पानी का लॉस होता है ना, यानी आपके जिस्म से पानी निकल रहा होता है। अगर खून का निकलना हो या पानी का निकलना हो, हमारी नज़र में एक ही चीज़ है। दोनों सूरतों में अगर आपने उसको कंट्रोल नहीं किया तो आप अपनी ज़िंदगी से चले जाएंगे। अच्छा, जो बच्चे होते हैं उनको तो इतना आइडिया नहीं होता। अब ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की केयर करें। अगर डायरिया शुरू हो गया है तो सबसे पहला काम है, जो WHO से रिकमेंडेड है, कि जैसे आपको लग रहा है कि लूज वाटरी स्टूल हो रहे हैं, उसके सिम्टम्स क्या होंगे। जैसे ही लूज वाटरी स्टूल शुरू होंगे तो जो इसका इंटेक है वो कम हो जाएगा बच्चे का। बच्चा मुंह से नहीं बता सकता उसको क्या हो रहा है, लेकिन वो खाना पीना कम कर देगा, उसमें कमज़ोरी ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगी, उसके अंदर जो क्लिनिकल फीचर्स हैं यानी साइन सिम्टम वो आना शुरू हो जाएंगे, उसकी स्किन ढीली पड़ने लगेगी, उसकी आइज सनकन हो जाएंगी। ये वो तमाम सूरतें जो आपको नज़र आ रही हैं। आप सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि ORS, जो बहुत ईजीली अवेलेबल हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है, उसको बनाने का, और आजकल प्रीपेड भी आ रहे हैं। सही। अगर आपको नहीं आता तो आप जाके बोतल ले लें, मुख्तलिफ नामों से आती हैं, आप उसको ख़रीद के लिए, और हर मोशन के बाद आप उसको शुरू कर दें। और दूसरे का वेट ना करें, खुद से डॉक्टरी ना करें, हमारी यहाँ पूरे सेल्फ मेडिकेशन ना करें। हाँ, सेल्फ मेडिकेशन। और सेकंड ये कि मशवरे, हमारे यहाँ मशवरे देने वाले बहुत सारे लोग आ जाते हैं। आप कोई किसी को सिम्टम बताएंगे ये हो रहा है,
वो बोलेगा ये कर दें, फुप्पी बोलेंगी, खाला बोलेंगी, नानी बोलेंगी, दादा, सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। सब इन्वॉल्व हो जाते हैं, और सारे बिल्कुल सही कह रहे इन्वॉल्व हैं। होने के बाद हाँ, होता ये है कि वो बच्चा बेचारा जो है वो सैंडविच बन जाता है, और वो डॉक्टर तक जब पहुंचता है तो वो ऑलमोस्ट जो है वो डिटोरिएट कर चुका होता है, हाँ, और फिर उसके बाद उसको हॉस्पिटलाइजेशन और फिर पूरा मेहनत करनी पड़ती है। तो इससे बेहतर है कि आप पहले से बचा लें, डायरिया ORS शुरू कर दें, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सॉफ्ट डाइट देना शुरू कर दें। हाँ, अगर वॉमिटिंग हो रही है डायरिया के साथ, जी जी, तो फिर उस सूरत में तो आप घर पे स्टे करें ही ना, हाँ, फिर तो आप समझ लें कि अब आप वो खतरनाक बात है, सही। क्योंकि ज़ाहिर है कि आप देंगे कैसे, सिर्फ डायरिया में तो आप ORS दे देंगे, सॉफ्ट डाइट दे देंगे तो काम चल जाएगा, काम चल जाएगा। लेकिन अगर उसके साथ वॉमिटिंग भी शुरू हो गई है हाँ, तो वो तो और ज़्यादा खतरनाक बात है। उस सूरत में तो आप फ़ौरन किसी अच्छे फिजिशियन के पास जाएं, हाँ। क्वालिफाइड, क्योंकि हमारे क्वेकरी भी बहुत हो रही है, क्वैक्स बैठे हुए हैं, हाँ, डॉक्टर नहीं है लेकिन डॉक्टर बन के बैठे हुए हैं, कराची में बैठे हुए हैं, हाँ, तो आप अच्छे पीडियाट्रिशियन के पास जाएं, स्पेशलिस्ट के पास जाएं, तो फिर वो आपको सही तरह मैनेज करेगा और ट्रीट करेगा। तो अगर वॉमिटिंग है और डायरिया है तो फिर आप घर पे ना स्टे करें, आप डॉक्टर के पास जाएं। हाँ, सही। खाली डायरिया है खाली डायरिया, हाँ, तो फिर आप ORS का पानी दें, सही, और साथ में जो है उसको सॉफ्ट डाइट दें। अगर बच्चा छोटा है तो उसको मदर मिल्क पे रखें। सही। अच्छा जी, सारा, डॉक्टर सारा, आप बताएं, आप क्या प्रिवेंशन बताएंगी डायरिया की, नमूनिया की एंड ऑल दैट, जो अभी आपके जहन में भी अगर कुछ जो लोगों को बताना चाहते हो कि बच्चों में ये भी गर्मियों में बड़ी डिजीज़ कॉमन है। डॉक्टर साहब ने जैसी चीज़ें हाँ, बताई हैं जी, वो जी। तो है ही। उनके अलावा मैं चाहूँगी कि ये बताऊँ कि पानी का उबाल के इस्तेमाल करना, हाँ। और बाहर की चीज़ें बच्चे बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं उन पे रोकथाम करें, सही। उनको बिल्कुल बंद कर दें। और तीसरा, मैंने बच्चों में बहुत नोट किया है कि बच्चे जो है ना नाखून नहीं कटे होते हैं, तो नेल्स नहीं कटे होते बच्चों के, हाँ, नाखून बिल्कुल बड़े ठीक है। होते हैं, काले हो रहे होते हैं, हाँ। और साबुन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता, बगैर हाथ धोए बच्चे खाना जो खा रहे होते हैं। अमूमन ये जो देखने में आते हैं ये चीज़ें प्रिवेंटेबल हैं, हाँ। इनसे हम अगर सिर्फ इतना नहीं कर लें तो भी हम बच्चों को बीमारियों से बचा सकते हैं। सही। चले जी, जिस तरीके से कह रही हैं कि बच्चों के जो नाखून है ना वो भी साफ़ करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो नेल्स होते हैं इनका साफ़ करना बड़ा ज़रूरी होता है, और सफाई, हाइजीन का ख्याल रखना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, थोड़ी सी हम बात करते हैं कि बच्चों में जब उल्टी और मोशन हो रहे होते हैं, प्रिवेंशन की जब हम बात करते हैं तो ऐसी क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो बच्चे जो है बच जाएं इन चीज़ों से? एक अगेन जैसे डायरिया के लिए भी हाँ। वैक्सीन है जो कि हमारे पास गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रही है, जी। पहले वो लगा लें, ताकि ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे वैक्सीन ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, पानी हाँ। ये इसमें भी कोई कॉस्ट नहीं लग रही है, वो भी सही। उबाल लें आप, और नाखून काट लें, इसमें भी कॉस्ट हाँ। नहीं है, साथ में हाथ साबुन से धो लें, इसमें भी कोई कॉस्ट नहीं है। ये तमाम चीज़ों से हम मुफ्त में बच्चों को इतनी सारी बीमारियों से बचा सकते हैं, और अल्टीमेटली हम लोग प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ से भी बचा लेते हैं। तो अगर हम ये वाली तमाम चीज़ों का ख्याल रखें, इसके अलावा बाहर का खाना पीना, बच्चों में हम लोग पैसे दे के छोड़ देते हैं और वो खुद से जा कर के बाहर से बाज़ारी खुले हुए खाने जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये भी डायरिया का कॉज बनता है। तो अब सही। बच्चों में ज़्यादातर यही चीज़ें हैं जो परेशान कौन है, और इसी तरह से हम बचा सकते हैं। सही। चलिए, बच्चों में जिस तरीके से बताया अभी डॉक्टर सारा ने कि यही चीज़ें जो है वो परेशान कुन होती हैं। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं, जो वालिदैन होते हैं, वो उनका तो यही होता है ना स्टेटमेंट कि भाई हम तो अपने बच्चों की जो है ना वो बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं, हमने तो सफाई का बड़ा ख्याल रखा हुआ है, हम तो पानी बॉयल करके दे रहे हैं। तो सर, क्या पानी बॉयल करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि पानी जो है वो प्रॉपर बॉयल हो जाए? क्योंकि देखें, कुछ वालिदैन ऐसे होते हैं, दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट दैट कि क्लीनलीनेस का ख्याल रहे, मगर फिर भी वो बच्चा उस तरीके से जो है ना हाइजीन को टेकअप नहीं कर पा रहा होता। क्या गलतियां करते हैं पेरेंट्स? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक हाँ। तो ये पानी बॉयल, हाँ। वो आप एक दफ़ा उसको बॉयल कर लें, सही। जब वो बॉयल हो जाए तो उसको ठंडा करके फिर सेव कर लें। हाँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ स्टैटिस्टिक के हवाले से। आज से अगर हम 15-20 साल पहले जाते हैं ना, तो हमारे पास डायरिया के केसेस बहुत आते थे ड्यू टू कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, क्योंकि हमारी जो सीवरेज लाइन है वो वाटर लाइन से मिली हुई थी। लेकिन जब से ये RO प्लांट्स आ गए तो उसके बाद से हमारे पास रेशो कम हुआ है डायरिया का, क्योंकि लोग अब RO प्लांट जो है वो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन डायरिया जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, जैसे रोटा वायरस है सबसे बड़ी कॉज है, और रोटा वैक्सीन हमारे पास मौजूद है, ओरल वैक्सीन है, हम दो डोजेस देते हैं इसको, एक 2 महीने पे, एक 4 महीने पे, और EPI में मौजूद है। तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कॉमन डायरिया फैलाने वाला वायरस है वो रोटा वायरस है, और उसकी वैक्सीन हमारे पास इस वक्त मौजूद है। इसके अलावा और वायरसेस भी हैं, ठीक है। लेकिन अब आप जो पानी का कह रही हैं, तो जब हमारे पास RO प्लांट है तो ये कोशिश करें कि RO प्लांट से ले लें पानी। 80 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये की बोतल मिल रही है और अच्छी खासा है, वो सेफ़ है,
वो पानी अपने बच्चों को दें। अगर सपोज़ आप वो भी नहीं अवेल कर सकते, वो नहीं खरीद सकते, तो पानी बॉयल करें। स्टील का एक लें, स्टील के पानी, स्टील का बर्तन ले लें, हाँ, स्टील का लेके उसमें तकरीबन जब उसमें एक पानी का बॉयल हो जाए, वो 100 पे जाके जब बॉयल हो जाएगा तो उसको ठंडा करके फिर उसको आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ईजीएस्ट। फिर जंक फूड्स, बच्चों के लिए जंक फूड नहीं होने चाहिए। बहुत सारे जूसेस हैं जो जिसमें केमिकल्स होते हैं। हाँ। मैं अपनी क्लिनिक पे जब भी बैठता हूँ तो वो बच्चे, मैं नाम नहीं लूँगा ब्रांड का तो अच्छा नहीं है, टीवी पे आप ऑन एयर बैठ के, तो वो इतना मशहूर ब्रांड है, वो बच्चे के हाथ में होता है, वो स्टैंडर्ड बच्चा होता है, वो फेलियर टू थ्राइव बच्चा होता है। हाँ। लेकिन वो जूस का डब्बा उसके हाथ में होता है, उसके माँ बाप ये समझ रहे होते हैं कि ये बहुत एनर्जी वाला है, जबकि उसमें कुछ भी नहीं होता सिवाय इसके कि वो उसकी एपेटाइट, जो उसकी भूख है, उसको ख़त्म कर दे। बिल्कुल सही। तो ये आप, मेरा मैसेज ये पूरी आवाम से है कि आप अपने बच्चों को जो नॉर्मल डाइट, हाँ, जो आप अपने घर में नॉर्मल डाइट, जस्ट लाइक सर क्या जो घर में अवेलेबल है, अच्छा, जो घर में अवेलेबल है, खिचड़ी है, अंडा है, पराठा है, रोटी है, व्हाटएवर यू हैव, सही, ठीक है ना, जो आपकी इस्तिताअत के मुताबिक हाँ। आप बोले अपने बच्चों को अपने खान पे बिठाएं, उनको ये केमिकल वाली चीजें जो बाहर मिल रही हैं इनसे अवॉइड करें। सही। और वंस उन्होंने वो स्टार्ट कर दिया तो फिर वो घर की चीजें नहीं खाएंगे, और जब वो नहीं खाएंगे तो फिर वो डिटोरिएट करेंगे। सही सही। तो फिर अच्छा सर, जिस तरह आपने कहा कि जो घर में अवेलेबल है ना, आप वो चीज़ें देनी चाहिए। अच्छा, पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जो घर में चीज़ें अवेलेबल, खिचड़ी है, दलिया है या दीगर चीज़ें, वो बच्चे नहीं खा रहे होते, तो वो फिर उनको कहते हैं कि कुछ तो खा लेंगे, तो इसलिए हम उनको वो जंक फूड्स जो है उसकी तरफ लेके जाते हैं, और फिर वो कुछ तो खा लेंगे के चक्कर में जो है ना वो बाहर की जो है वो सारी चीज़ें। देखिए उसमें नुकसान दो है, एक तो ये कि उसका हमें आइडिया नहीं है सही कि वो जो आप खरीद रहे हैं कुकिंग है, हाँ, क्या है, कहाँ से लिया गया है वो मटेरियल। हाँ। ज़ाहिर है या तो आप बहुत अफोर्डिंग है तो आपको किसी ब्रांड वाली जगह पे जाके उससे ले लें, क्योंकि वो आप ले नहीं सकेंगे। हाँ। ठीक है ना, तो बेहतर यही है। और दूसरे की हम आदत खुद ख़राब करते हैं अपने बच्चों की। हाँ। बच्चे नहीं ख़राब करते होते, हाँ। हम करते हैं। सही। हम उनको मोबाइल खुद अपने हाथों से देते हैं। सही। क्योंकि हम अपना टाइम बचा रहे होते हैं। सही। अब बच्चे के लिए इजी होता है, रो रहा है तो आपने जाके एक जूस का डब्बा या टॉफ़ी या जो भी वटेवर बंटी उठा के आपने दे दी, वो चुप हो जाएगा। नहीं, आपने अपने बच्चों के साथ इंगेज होना है। सही। खासतौर पे मदर्स, ठीक है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों को इंगेज करें। सही। उनको काउंसल करें, उनको समझाएं। सही। और फिर जब आप और अट्रैक्शन पैदा करें, आप फूड चाहे वो दाल ही क्यों ना हो, दलिया क्यों ना हो, उसमें एक अट्रैक्शन दे, बच्चा उसकी तरफ खुद लपक के जाए, उसको कलरफुल कर दे, कुछ भी कर सकते हैं, वट एवर यू कैन डू इट। लेकिन आप इजी वे देखेंगे, जाएंगे बाजार से जाके एक बर्गर, बन कबाब, व्हाटएवर, या टॉफ़ी या जूस जो भी खरीद के दे दिया, वो आपके बच्चे के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, नुकसान होगा। और नुकसान आपका है। सही। नुकसान पूरी कौम का है। चलें जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुफरान और डॉक्टर सारा जो है वो हमारे शो पर आए। और शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर आपको बताएंगे कि दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है डांस डे, और क्या आप अपने बहन भाई की शादी में डांस करते हैं, और डांस करने के क्या फ़ायदे होते हैं, और डांस डे क्यों मनाया जाता है, ये सारी बातें करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जनाब, आज दुनिया भर में जो है वर्ल्ड डांस डे मनाया जा रहा है, और इस दिन की अहमियत जो है ना वो इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये जो डांस कल्चर है ना, ये जो डांस डे है, ये यूजुअली हमारे कल्चर का हिस्सा भी है। और शादियों में, भाई की शादी है, बहन की शादी है, या फिर दोस्तों की शादी है, उसमें लोग जो है वो भंगड़े की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, डांस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। प्यारे प्यारे से बच्चे जो है वो अपनी खालाओं की शादी में, कज़न्स की शादी में जो है वो डांस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और डांस एक इजहार होता है जश्न का, खुशी का। तो हर कंट्री में, हर मुल्क का जो है ना वो अपना अलग अलग स्टाइल होता है, लेकिन जो हमारा स्टाइल है ना, जो हमारा कल्चर है, वो सबसे मुख्तलिफ है। अच्छा जनाब, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं वो साइमा इरफान मौजूद हैं, और हमारे साथ जो हैं वो सनी आतिफ हैं, और हमारे साथ जो हैं वो समीर मौजूद हैं। अच्छा, ये दोनों जो हैं डांस कोरियोग्राफर हैं, सनी आतिफ और समीर,
और साइमा जो है वो बेसिकली अपने प्रोफेशन से फिटनेस ट्रेनर है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप तीनों? ठीक ठाक हैं। आज का जो टॉपिक है ना वो बड़ा डांसिंग वाला टॉपिक है। मतलब आज का टॉपिक जो है ना उसको उसके लिए शायद बोलने की ज़रूरत नहीं, वो अपने मुंह से खुद ही बोलता है, भाई बॉडी लैंग्वेज बोलती है। ये बताएं कि हमारे यहाँ अब जिस तरह की कोरियोग्राफी हो रही है, जो डांसिंग स्टाइल है, कितना चेंज हो गया है? क्योंकि हमारे यहाँ अब कल्चर ये हो गया है कि बहुत सारे ग्रुप्स को जो है वो इवेंट्स पे या शादियों पे बुला लिया जाता है। पहले जो है वो एक अकेला बंदा प्रैक्टिस कर रहा होता था, फिर उसके बाद वो कोई 2-3 लड़कियाँ आ गई। अब जो है वो इसमें भी थोड़ी जो है ना वो नई चीज़ें आ गई, नई इन्वेंशन हो गई है, रीमेक जो है वो सॉन्ग्स उनके ऊपर डांस हो रहा होता है। क्या चल रहा होता है ये बताएं। जो है वो काफ़ी सारे डांस फॉर्म जो है वो इजाद हो गए हैं। हाँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो लोग डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं। पहले सिर्फ टिपिकल शादी सॉन्ग हुआ करते थे, अब जो है ना हिप हॉप, काफ़ी सारे बॉलीवुड स्टाइल हैं, डांस स्टाइल बहुत सारे आ गए हैं, तो उसके मुताबिक चलिए सनी, मैं ना ये बिल्कुल चाहूँगी कि सनी से भी अभी बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप बताएं समीर कि क्या मतलब आजकल डांसिंग स्टाइल जो है वो किस तरीके से इन है और क्या आप लोग कर रहे होते हैं, क्या कोरियोग्राफी कर रहे होते हैं, कितने दिन पहले तैयारी कर लेते हैं? अब जो है देखिए, डांसेस जब मेहंदी का इवेंट कोई भी आता है तो लोग महीनों पहले ही हमें बुक कर लेते हैं। और इसके अलावा पहले जो सिर्फ ज़्यादातर हम देखते थे डांडियाँ हुआ करती थी, इसके अलावा और डांस ग्रुप जैसे आपने बोला, लेकिन अब बिल्कुल ही चेंज हो गया। पूरी पूरी फैमिलीज जो है वो सीखती हैं, इवन के दादा से लेके जो है वो घर का छोटा बच्चा तक हमसे बोलता है कि जी हमें सिखाएं। सही। तो एक फैमिली अगर हम कहीं जाते हैं कोरियोग्राफ करने तो 100+ सॉन्ग्स भी कोरियोग्राफ करते हैं और लोग सीखते हैं। सही, लोग सीखते हैं। इतना ट्रेंड है इसके। तो ये ज़्यादातर मेहंदियों में बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, या क्या होता है समीर? या फिर इवेंट्स पर, या अपने फेवरेट सॉन्ग्स आपको बताते हैं कि इस सॉन्ग पे आपने जो है वो डांस करना है? अब ये ट्रेंड जी, बिल्कुल। मैं ना हाँ समीर से ज़रा बात करूँ, मैं फिर उसके बाद आपकी तरफ आती है। बिल्कुल बेफिक्र है, आपसे कर रही है ढेर सारी बातें हमने। जी बताएं समीर। देखिए, इसका सिर्फ ये नहीं है कि मेहंदी पे ही हो, मेहंदी के अलावा मेहंदी, हल्दी, बारात, रिसेप्शन, हर चीज़ पे ही जो है वो सही लोग कर रहे हैं, सीख रहे हैं। इवन के एंगेजमेंट तक पे चलने लग गया है। एंगेजमेंट तक पे चलने लगे। साइमा, आप बताएं ज़रा कि किस तरीके से आजकल हमारा जो कल्चर है, आप क्योंकि फ़िटनेस ट्रेनर भी हैं, और जो फ़िटनेस ट्रेनर होते हैं ना, इनकी मैं आपको एक बात बताती हूँ। ये लोग जब अपने जिम में मौजूद होते हैं ना, तो वहाँ पे चल रहे होते हैं सॉन्ग्स, और ट्रेनिंग भी हो रही होती है, जिम भी हो रहा होता है, साथ साथ जो है ना वो डांस भी हो रहा होता है। आपने बहुत सारे एक्टर्स को देखा भी होगा कि वो जब अपनी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो बगैर सॉन्ग्स के ना नामुमकिन है कि वो एक्सरसाइज करें। तो ज़रा ये बताएं सीक्रेट कि जिम के अंदर जो है जब आप एक्सरसाइज करवा रही होती है तो कौन कौन जो है वहाँ पे अच्छा डांस भी कर सकता है, कर रहा होता है? बस ये कि देखिए, रोना और डांस मेरे ख्याल सभी को आता है। वो अच्छा या बुरा वो एक अलग चीज़ है, अलग चीज़ है। हाँ, मूव्स तो सभी को आते हैं, मूव्स तो सभी को आते हैं, और दिल सबका चाहता है डांस, भले किसी को आए या नहीं आए, और बस उसने डांस करना है। हमारे यहाँ क्या है, हमारा कल्चर वैसे तो खैर पाकिस्तान की कल्चर बहुत मजे का है, और ये जैसे इन्होंने बताया इतना अच्छा ट्रेंड शुरू हो चुका है कि जो है पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है इस चीज़ में और अपनी खुशी का इजहार करती हैं और इतना इंजॉय करते हैं। जो आने वाले उनको ये होता है कि शादी का दिन ना वो मिस हो जाए, उनका जो है मेहंदी का फंक्शन मिस ना हो, मेहंदी का फंक्शन सभी डांस कर रहे होते हैं, वो एंजॉय कर रहे होते हैं। वो एक माहौल इतना मजे का होता है कि जो आने वाला है वो मतलब उसकी सारी टेंशनें, सारी जो है तकलीफ जो है वो घर भूल के आ जाता है, घर भूल के और जब वो उस जगह पे होता है, यकीन करें, एक तो एनवायरनमेंट वो खुशी का, हंसता हुआ चेहरा किसको अच्छा नहीं लगता, किसको अच्छा तो हंसता हुआ मुस्कुराता चेहरा, डांस करता हुआ हर एक अट्रैक्ट होता है उससे, अट्रैक्ट होता है। तो चले जी, पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है, लोग अट्रैक्ट होते हैं, चले जी, यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का और बात हो रही है डांस की, तो डेफिनेटली आप सबको भी याद आ गया होगा कि लास्ट टाइम आप सबने किस किस की शादियों में कितना डांस किया था। इस पर करेंगे बातें, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। और ये है वर्ल्ड डांस डे पर जो है ना इन लोगों ने जिस तरीके से ये करके दिखाया है डांस, अमेजिंग, और बहुत अच्छा जो है इन लोगों ने ये डांस किया और बहुत अच्छा लगा। अच्छा, दुनिया भर में जो खुशी का इजहार किया जाता है ना वो इसी तरीके से किया जाता है, और हमारे यहाँ ये इतना टैलेंट मौजूद है, हमारे यहाँ इतने टैलेंटेड लोग मौजूद हैं कि ये देखिए आपके ये कोरियोग्राफर हैं और ख़ुद भी दूसरों को सिखाते भी हैं। तो आपको इनका डांस जो है वो कैसा लगा ये ज़रूर आपने बताना है हमारी सोशल साइट पर। साइमा जो है वो बड़ा एंजॉय करती है। साइमा ज़रा बताएं आज आपको मज़ा आया या नहीं आया हमारे कोरियोग्राफर्स का डांस देख के? स्माइल
देख के मजा आया कि हाँ। एंजॉय करके ये डांस कर रहे थे ना, सही। उससे ज्यादा वो मजा आ रहा था मुझे, उससे ज्यादा वो मजा आ रहा था, इतना एंजॉय कर रहे थे ये दोनों हाँ, दोनों और enjoy बड़े कर रहे मुस्कुरा रहे थे। अच्छा सही ये बात बड़ा है। अच्छा पॉजिटिव होता है लोगों के लिए ना। कुछ डांसर्स ऐसे होते हैं जो बड़ा सीरियस डांस मूव कर रहे होते हैं, ये कैसे आप लोगों को जो है ना पता है कि जी डरने हमने की तरह मुस्कुराना भी है, हाँ, और हमने इस तरीके से जो है ना डांस भी करना है, यानी क्योंकि जब डांसर डांस कर रहा होता है ना तो उसके एक्सप्रेशंस बड़े नोट कर रहे होते हैं बिल्कुल ऐसे ही लोग। है। जरा बताएं समीर। जब हम कहीं पे भी हाँ। कर रहे थे तो वहाँ पे जो हमारे सेलिब्रिटीज होते हैं उनको भी करवाना होता है, एक्सप्रेशंस का बहुत ख्याल रखना होता है हाँ कि आपकी परफॉर्मेंस खिलेगी ही तब जब आपके एक्सप्रेशन अच्छे होंगे। हाँ। अब आप डेड एक्सप्रेशन के आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं, परफॉर्मेंस आप बेशक कितनी एनर्जी के साथ कर लें मगर जो फील ही नहीं आएगी तो ऑडियंस भी बोर है, पूरा इवेंट ही ड्रॉप हो जाएगा पूरा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ऑडियंस भी बोर है और फिर वो जो है ना उसमें मज़ा नहीं आता। जब तक आपको अप्रिशिएट करने वाले लोग मौजूद नहीं होना तो यकीन करें तब तक जो है ना इंसान अपनी जो स्पेशलिटी है ना उसमें मूव ऑन नहीं कर सकता। ये बताएं कि हमारे यहाँ अब जैसे इवेंट्स होते हैं, जो शादियाँ होती हैं, सामा ये बताएं आप कोई लुड्डी वगैरह कुछ आती है? आप कुछ लुड्डी शुड्डी करती है या नहीं करती है? तो आती है, सभी को आती है, सभी को आती हाँ, है, सभी को आती है। वो करके नहीं मैं दिखाऊंगी, वो वो नहीं बोलिएगा। अच्छा। हाँ, कुछ स्टेप्स हैं जैसे मैं एक्सरसाइज करवाती हूँ, हाँ। उसमें स्टेप्स होते हैं, जैसे ये हाथों के स्टेप्स होते हैं, ये मूव्स हैं। और आजकल तो मैं ये देख रही हूँ नया ट्रेंड चला है कि जितने मूव्स हैं वो हमारे जरा प्लीज जरा जी, करके जी। दिखाएं जरा किस चलिए। तरीके से जो है ना वो मूव्स होते हैं। चलिए, बिल्कुल चलिए, साइमा जो है हमें करके दिखाएंगी कि क्या जो है वो डांसिंग मूव्स होते हैं। और आज तो भाई सब जो है वो डांसिंग डे है, बिल्कुल माइंड करने का दिन नहीं है आज तो, बल्कि खुल के जीने का दिन है जी। खुशी का इजहार करें और जो है वो अच्छे से जो है वो आप डांस जो है वो करें। जो है डांस जो है आपकी आज़ा की शायरी है, आज़ा के ठीक शायरी है। होती तो है, आप सही। जितना डांस करेंगे, अगर आपकी कैलोरीज जल्दी बर्न करनी हाँ। है, अपने वेट को जल्दी कम करना है, तो आप तो 1 घंटा दे लें, 1 घंटा और डांस कर लें। डांस कर लें तो चले आप जी exercise नहीं हाँ आती तो चले आपका जी weight कम चले हो जी जाएगा। ठीक है। बहुत शुक्रिया साइमा, समीर और आतिफ हमारे शो पर आए और शो का टाइम हो गया एंड अप। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आज के शो का फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। ऐसे ही पसंद करते रहिए, देखते रहिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।